एपिसोड 1 किडनैपिंग। हेलो गाइस, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। न्यूयॉर्क शहर में एक बड़े से मैंशन के बेसमेंट में एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी बेहोश है। उसके सामने 2 गार्ड्स खड़े थे जो उसे किडनैप करके वहां पर लाए थे। तभी धीरे धीरे उस लड़की को होश आता है और वो देखती है कि वो अभी एक अंधेरी जगह में है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि विधि थी। दिखने में बला की खूबसूरत हाइट, 5 फुट 5 इंच, परफेक्ट फिगर, कमर से थोड़े ऊपर तक आते बाल और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव उसकी पतली कमर, जो किसी भी आदमी को बहकाने के लिए काफ़ी है। विधि को अंधेरे से काफ़ी डर लगता है, और वो क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। अपने आसपास अंधेरा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े कुछ गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं। अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर वो सब उस लड़की को अपनी हवस भरी नज़रों से देखने लगते हैं। वही विधि उन सब के द्वारा ऐसे देखे जाने पर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। विधि उनकी और अपनी डर भरी निगाहों से देखने लगती है। विधि, कौन हो तुम और मुझे ऐसे यहाँ पर क्यों ले हो? विधि आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे बाहर काफ़ी सारी कारस रुकने की आवाज़ आती है और वो गार्ड्स समझ जाते हैं कि उनके बॉस यहाँ पर आ चुके हैं। वही बाहर उस मैंशन के आगे काफ़ी सारी स्कॉर्पियोस आकर रुकती है। उन सब कारों के बीच में एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस थी जिसमें 2 हैंडसम शैतान बैठे हुए थे। उन दोनों शैतानों का ऑरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उनके फेस पर अभी किसी भी प्रकार कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उनकी जलती हुई निगाह किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। 2 गार्ड्स आगे आकर जल्दी से दोनों साइड से कार का दरवाज़ा खोलते हैं और वो दोनों हैंडसम शैतान कार से बाहर आते हैं। उन दोनों के फेशियल फीचर्स काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिल रहे थे। दोनों शैतानों की हाइट लगभग 6 फुट 3 इंच होगी, गोरा रंग, शार्प फेशियल फीचर्स, परफेक्ट जॉ लाइन और सबसे ज़्यादा खूबसूरत उनकी गहरी नीली ब्लू आंखें जिसे देखकर कोई भी उसमें डूब जाना चाहे। दोनों हैंडसम हंक साथ में ही कार से बाहर निकलते हैं और अंदर की ओर जाने लगते हैं कि तभी वहां पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम राघव था, जो इन दोनों शैतानों का सबसे भरोसेमंद आदमी था। लुक्स में तो राघव भी किसी मॉडल से कम नहीं है। सांवला रंग, 6 फुट 1 इंच की ऊंचाई और मस्कुलर बॉडी। राघव, बॉस, हमने उस लड़की को उठा लिया है, वो अभी बेसमेंट है। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर उन दोनों हैंडसम शैतानों में से एक शैतान अपनी कॉल्ड वॉइस में कहता है, उसे मैंशन के अंदर ले आओ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर ही वो दोनों मैंशन के अंदर चले जाते हैं। राघव एक गार्ड को बेसमेंट में जाकर विधि को लेकर मैंशन के अंदर लाने को कहता है। वही वो गार्ड जल्दी से बेसमेंट में जाता है और विधि को उठाकर मैंशन के अंदर ले जाने लगता है। वही विधि अपनी अधखुली आंखों से सब कुछ देख रही थी। विधि ने एक वाइट कलर की शर्ट और नीचे एक ब्लैक कलर की मिनी प्लेटेड स्कर्ट पहनी हुई थी। गार्ड्स विधि को लिविंग रूम में ले जाते हैं, जहां पर सामने एक बड़े से काउच पर 2 हैंडसम शैतान बैठे हुए थे। ये हैंडसम शैतान और कोई नहीं बल्कि आर्यन सिंघानिया और अक्षत सिंघानिया है। कहने को तो ये दोनों सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और बिजनेस वर्ल्ड पर इनका ही सिक्का चलता है, लेकिन साथ में भी अंडरवर्ल्ड में भी इन दोनों शैतानों का ही राज चलता है। इन दोनों भाइयों को अंडरवर्ल्ड में द किंग्स ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। दोनों की नज़र जैसे ही सामने जमीन पर गिरी हुई खूबसूरत लड़की पर जाती है तो दोनों एक पल के लिए उसे देखने लगते हैं। विधि की खूबसूरती उन दोनों के मन को पिघला रही थी और उनके सोए हुए अरमान जगा रही थी, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि इस लड़की ने क्या किया है और उनकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखने लगता है। आर्यन काउच पर से खड़ा होता है और आगे बढ़ता है और विधि के पास जाकर एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ देता है। आर्यन द्वारा इतनी जोर से थप्पड़ पड़ने के बाद विधि बेहोश हो जाती है कि तभी अक्षत आर्यन के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और एक गार्ड की ओर देखकर उससे कहता है, अक्षत, इसे अंदर रूम में ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। गार्ड्स अपने बॉस का ऑर्डर पाते ही वहां से विधि को लेकर चले जाते हैं और आर्यन अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करके वापस से काउच पर बैठ जाता है। वही वो गार्ड विधि को एक कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर पटक देता है, फिर डोर लॉक करके बाहर आ जाता है। वही आर्यन और अक्षत अपना डिनर करते हैं। डिनर कंप्लीट होने के बाद वो दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं और तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो दोनों उस ओर चले जाते हैं जहां से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि विधि की ही थी। आर्यन और अक्षत उसकी आवाज़ सुनकर उस कमरे की ओर अपने कदम बढ़ा लेते हैं। आर्यन जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर काफ़ी अंधेरा था। तभी विधि पीछे से आकर आर्यन के हाथ पकड़ लेती है। विधि की फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आर्यन के सामने कुछ भी नहीं थी और आर्यन को उसकी ये हरकत काफ़ी बचकानी लगती है, लेकिन उसके फेस पर वो कोई भी प्रकार के एक्सप्रेशन नहीं आने देता। वही विधि आर्यन के हाथ पीछे से ही पकड़े हुए उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। उस रूम में एक फ्रूट बास्केट था और वो चाकू उस बास्केट में से ही विधि ने लिया था।
विधि अपनी डरी हुई आवाज में कहती है, विधि देखो मुझे जाने दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। उद्धरण चिन्ह। वही अक्षत विधि की बात सुनकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि आर्यन इस लड़की से आराम से निपट लेगा। और वही आर्यन सारे गार्ड्स को इशारा करता है कि वो कोई भी एक्शन ना ले और जो वो कर रही है उसे वो करने दे। आर्यन का इशारा पाकर सारे गार्ड्स पीछे हट जाते हैं। वही विधि भी सबको पीछे हटता हुआ देखकर सोचती है कि शायद वो सबको डराने में कामयाब हुई है। हालांकि उसे उनमें से किसी के भी चेहरे पर कोई डर नहीं नजर आ रहा था, लेकिन सबको पीछे हटता हुआ देखकर वो खुद को तसल्ली देने के लिए खुद से ही कहती है, विधि अपने मन में, लगता है कि ये सब डर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वैसे ही आर्यन की गर्दन पर चाकू रखे ही आगे बढ़ती है और बाहर की ओर जाने लगती है। वहां से बाहर जाते हुए वो आर्यन से पूछती है, विधि जल्दी बोलो मैं कहाँ पर हूँ, क्या हम कश्मीर में है? और आर्यन अपना सिर थोड़ा सा पीछे की ओर करके विधि को देखता है। आर्यन विधि को काफी करीब से देख रहा था। विधि की बड़ी बड़ी आंखें जिस पर आई लाइनें की हुई थी और एक शार्प नोज जो उसके फेस के अकॉर्डिंग परफेक्ट थी। आर्यन विधि को देख ही रहा था कि तभी आर्यन की नज़र विधि के पिंक लिप्स पर जाती है, जिस पर उसका सलाइवा होने की वजह से थोड़े गीले थे। विधि के होठ को देखकर आर्यन का मन बस उन्हें अपने होठों से छूने का कर रहा था कि तभी उसके कानों में विधि की आवाज़ आती है, विधि मुझे पता है कि इंडिया में इतनी ठंड कश्मीर में ही पड़ती है, लेकिन मैं तो मुंबई में थी, तो तुम मुझे कश्मीर लेकर क्यों आए हो? वही आर्यन सिर्फ विधि की बातों को सुन रहा था। अगर वो अपराधी नहीं होती तो वो कभी भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देता, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर रखता। लेकिन उसकी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। पहली बार वो जिस लड़की की ओर अट्रैक्ट हुआ वो एक बिगड़ी हुई और एक नंबर की घटिया लड़की थी, और चाहकर भी उससे प्यार नहीं कर सकता था। ये सब सोचते हुए आर्यन विधि की ओर देख रहा था। वही विधि भी अब आर्यन को निहारने लगी थी। आर्यन के परफेक्ट और शार्प फेशियल फीचर्स उसे अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन वो एक ऐसे क्रिमिनल से प्यार नहीं कर सकती थी। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी नज़र नहीं हटा रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों कंपटीशन कर रहे हो कि कौन ज़्यादा देर तक एक दूसरे की आंखों में देख पाता है। तभी पीछे से कोई आर्यन को आवाज़ लगता है और विधि उस ओर देखती है। सामने एक गार्ड खड़ा हुआ था। आर्यन अभी भी विधि को ही देख रहा था। विधि जैसे ही आर्यन के सामने देखती है वैसे ही आर्यन कहता है, आर्यन नज़र हटी, दुर्घटना घटी। तभी विधि की नज़र अपने हाथ पर जाती है जिसमें उसने नाइफ पकड़ा हुआ था। वो हाथ खाली था और आर्यन के हाथ में चाकू था, जिसे देखकर विधि डर जाती है। उसे लगा था कि अब वो मरने वाली है, और आर्यन भी अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू की नोक को विधि के फेस पर फिराने लगता है। विधि को अब डर के मारे हालत खराब होने लगी थी, और वही आर्यन भी डरी हुई विधि को ही देख रहा था। तभी आर्यन की नज़र विधि के हिल रहे होठों पर जाती है। डर के मारे विधि के होंठ कांप रहे थे, और विधि उसे अपने होठों को देखता हुआ देखकर खुद से ही कहती है, विधि अपने मन में, क्या अब ये हैंडसम हंक मुझे किस करने वाला है? नहीं नहीं, ये मुझे किस नहीं करेगा, प्लीज़ गॉड बचा लो। और तभी आर्यन विधि के गले को पकड़ लेता है और उससे कहता है, आर्यन मेरे सामने ज़्यादा चालाकी मत करो, काफ़ी लड़कियां देखी है तुम्हारे जैसी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की पकड़ विधि के गले पर वक्त बीतने के साथ साथ और भी ज़्यादा कस रही थी। अब विधि को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, लेकिन आर्यन उसे नहीं छोड़ता और उसे आगे कहता है, एपिसोड 2, ये लड़की कौन है? हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। तभी आर्यन विधि के गले को पकड़ लेता है और उससे कहता है, आर्यन मेरे सामने ज़्यादा चालाकी मत करो, काफ़ी लड़कियां देखी है तुम्हारे जैसी। आर्यन की पकड़ विधि के गले पर वक्त बीतने के साथ साथ और भी ज़्यादा कस रही थी। अब विधि को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, लेकिन आर्यन उसे नहीं छोड़ता और उसे आगे कहता है, आर्यन तुम्हारे जैसे रोज आती है सेड्यूस करने की। उद्धरण चिन्ह। अब विधि को सांस नहीं आ रही थी और वो बेहोश हो जाती है। तब जाकर आर्यन उसे छोड़ता है और फिर उसे अपने बाहों में उठाकर वहां से वापस अंदर की ओर जाने लगता है। वो विधि को एक अंधेरे रूम में छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। आर्यन वहां से सीधा स्टडी रूम में जाता है, जहां पर अक्षत पहले से ही अपना काम कर रहा था। आर्यन को देखकर अक्षत कहता है, अक्षत क्या वो अभी तक जिंदा है? और आर्यन बिना कुछ भी बोले बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। अक्षत को ये काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि आर्यन ने कभी भी अपने पर हमला करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ा था। लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहता है और बिना कुछ बोले ही वहां से बाहर चला जाता है। वो सीधा वहां से उस रूम में जाता है जहां पर विधि को रखा हुआ था। वो जैसे ही रूम खोलता है तो अंदर बहुत अंधेरा था। वो साइड में स्विच बोर्ड से स्विच ऑन करता है। विधि नीचे फर्श पर बेहोश होकर लेटी हुई थी। तभी धीरे धीरे विधि की आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसके सामने दूसरा हैंडसम शैतान खड़ा हुआ था। वो अपनी आंखों पर एक बार हाथ फेरती है और सामने खड़े शैतान को देखती है।
अक्षत उसके पास आकर उसे एक झटके खड़ा करता है और फिर उसके बाल खींचकर उसे घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग मतलब अक्षत और विधि दोनों एक रूम में थे। अक्षत उसे रूम के बीच में ले जाता है और उसके दोनों हाथ में हैंडग्रिप लगा देता है। विधि उससे छूटने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो छूट नहीं पाती और विधि ने कल से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उसमें ज़्यादा एनर्जी भी नहीं बची थी। अक्षत उसके हैंडग्रिप को ऊपर की ओर लगा देता है, जिससे विधि के पैर की उंगलियां जमीन को टच होने लगी थी और अक्षत बर्फ का ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देता है। वैसे भी ठंड काफ़ी ज़्यादा था, ऊपर से ये ठंडा पानी विधि की रीढ़ की हड्डी भी काम जाती है। विधि की वाइट शर्ट बिल्कुल उसकी बॉडी से चिपक जाती है। वाइट शर्ट तो वैसे भी काफ़ी लाइट ही होती है और गीली होने की वजह से वो लगभग ट्रांसपेरेंट हो गई थी और विधि के ब्लैक अंडरगारमेंट्स भी दिखने लगते हैं। अक्षत कुछ देर तक उसे निहारता है और सोचने लगता है, अक्षत अपने मन में, जितना सुंदर इस लड़की का फिगर है, अगर वो खुद अंदर से भी इतनी खूबसूरत होती तो बात ही कुछ और थी। उद्धरण चिन्ह। विधि ने जो किया था उसे याद करते हुए अक्षत की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक वहां पर रुकता तो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। अक्षत को विधि के दर्द से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अक्षत उसे ऐसी ठंडी में छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद एक मेड अंदर आती है और बड़ी बेरहमी से विधि के हाथों को खोलती है और उसे वहां से एक रूम की ओर ले जाने लगती है। वो मेड एक यंग लड़की थी, लेकिन वो दिखने में खूबसूरत नहीं थी और विधि की खूबसूरती को देखकर उसे जलन हो रही थी। ऊपर से भीगे हुए वाइट शर्ट में से उभरता हुआ उसका फिगर, उसे देखकर वो मेड जल भून जाती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। वही अक्षत भी अभी अपने रूम की ओर ही जा रहा था। जैसे ही वो विधि को देखता है तो कुछ देर तक उसे देखता ही रहता है। अक्षत ना चाहते हुए भी विधि की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन फिर अचानक ही उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। वही वो मेड विधि को वापस से उस अंधेरे कमरे में छोड़कर चली जाती है। विधि कैसे भी करके बेड तक पहुंचती है और खुद के ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। विधि को इस वक्त हद से ज़्यादा ठंड लग रही थी और कुछ ही पलों में विधि की आंखें बंद हो जाती है। अगली सुबह जब विधि की आंख खुलती है तो वो एक कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से निकले हुए आंसू अब सूख चुके थे और उसकी शर्ट के सारे बटन अभी भी खुले हुए ही थे। तभी एक मेड अंदर आती है। वो एक मिडिल एज की महिला थी और काफ़ी दयालु भी थी। वो अंदर आती है और विधि को खाना देती है। विधि की पूरी बॉडी दर्द की टूट रही थी। उसने कुछ दिनों से कुछ भी अच्छे से नहीं खाया था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। वो खुद से खाना नहीं खा सकती थी और उस मेड को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि विधि एक इनोसेंट लड़की है और उसे इस बच्ची पर दया भी आ रही थी, इसीलिए वो विधि को अपने हाथों से खाना खिलाती है। वही वो दोनों हैंडसम शैतान डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बड़े से डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सजा हुआ था। अक्षत और आर्यन दोनों साथ में बैठे हुए थे। दोनों के प्लेट में एक एग फ्राई था और साथ में ऑरेंज जूस के साथ ब्रेड बटर। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी कोई मेंशन में एंटर होता है और वो कोई खूबसूरत लड़की थी और वो लड़की जैसे ही उन दोनों शैतान को देखती है तो उनके पास जाती है और दोनों को गले लगा लेती है और उन दोनों शैतानों का ध्यान जैसे ही उस लड़की के ऊपर जाता है वैसे ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अक्षत उस लड़की को देखकर पूछता है, अक्षत तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो लड़की कहती है, लड़की, सरप्राइज। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों हैंडसम शैतान खड़े होकर उस लड़की को गले लगा लेते हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि निकिता थी, अक्षत और आर्यन की प्यारी छोटी बहन। आर्यन निकिता की ओर देखकर उससे कहता है, आर्यन तुम तो मुंबई में थी ना, फिर यहाँ पर अचानक कैसे? और निकिता मुंह चढ़ाकर कहती है, निकिता बोला तो सही, आप दोनों को सरप्राइज देना था। उद्धरण चिन्ह। निकिता को ऐसे मुंह चढ़ाकर देख आर्यन कहता है, आर्यन तेरी ये मुंह चढ़ने वाली आदत अभी तक नहीं गई ना? उद्धरण चिन्ह। और निकिता अपनी जीभ निकालकर हंस देती है, बिल्कुल ऐसे। और अक्षत उसे हंसते देखकर उसके सिर पर चपत लगा लेता है, जिससे वो फिर से मुंह फूलाकर आर्यन को गले लगा लेती है और वो दोनों शैतान उसकी इस हरकत पर हंस देते हैं। वही दूसरी और विधि में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। खाने के बाद उसमें थोड़ी एनर्जी आई थी, लेकिन इतनी काफ़ी नहीं थी, जिससे वो वापस से बेड पर लेट जाती है और उस नींद आ जाती है। निकिता भी ट्रैवल करके थक गई थी, इसीलिए वो अपने रूम में चली जाती है। निकिता के जाने के बाद अक्षत आर्यन से कहता है, अक्षत चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन निकिता के सामने वो लड़की नहीं आनी चाहिए। पता नहीं निकिता उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। उद्धरण चिन्ह। और आर्यन भी समझ जाता है कि अक्षत विधि की बात कर रहा है और वो अक्षत से कहता है, आर्यन तो क्या हमें उसे किसी और जगह शिफ्ट कर देना चाहिए? और अक्षत हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर आर्यन राघव की ओर देखकर कहता है, आर्यन इसे हमारे ब्लैक हेल वाले बेसमेंट में शिफ्ट कर देना।
उद्धरण चिन्ह। राघव अपने बॉस की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देता है। वहीं निकिता शॉवर लेने के बाद सो गई थी। राघव विधि जिस रूम में थी वहां पर जाकर रूम का डोर खोलता है और विधि के पास जाकर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। वो नींद का इंजेक्शन था। राघव ने विधि को नींद का इंजेक्शन इसीलिए दिया था ताकि जब वो उसे वहां से ले जा रहा हो तब वो चिल्लाए नहीं। अगर विधि ने चिल्लाया और निकिता ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उसने पहले ही विधि को नींद का इंजेक्शन दे दिया था। फिर वो बिना आवाज किए विधि को रूम से बाहर निकलता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। राघव अपना काम काफी बारीकी से कर रहा था ताकि निकिता को विधि के यहाँ पर होने की बात पता ही ना चले, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। निकिता जो अपने रूम में सो रही थी कि अचानक से उसे बहुत प्यास लगती है और वो उठ पर पानी के जग के पास जाती है। निकिता यहाँ पर काफी टाइम बाद आई थी, फिर भी उसका रूम साफ सुथरा था, लेकिन रूम में रखे जग में पानी नहीं था, वो खाली था। इसीलिए वो जग को उठाती है और नीचे किचन की ओर अपने कदम बढ़ा लेती है। तभी उसे सामने से कोई मेड दिख जाती है और वो मेड निकिता से बड़ी ही विनम्रता से पूछती है, मेड मैडम आपको कुछ चाहिए क्या? और निकिता ना में अपना सिर हिला देती है। उस मेड को नहीं पता था कि विधि को भी मेंशन से शिफ्ट करवाया जा रहा है, इसीलिए वो निकिता को रोकने की कोशिश भी नहीं करती। और वही राघव भी धीरे धीरे बेहोश विधि को वहां से निकलने में जुड़ा हुआ था। और तभी निकिता की नज़र राघव और विधि के ऊपर पड़ती है और वो पीछे से आवाज लगती है, निकिता वही रुक जाओ। उद्धरण चिन्ह। निकिता की आवाज़ सुनकर राघव के पैर वहीं पर जम से जाते हैं और वो बिना पीछे मुड़े ऐसे ही खड़ा रहता है और निकिता अपने कदमों को उन दोनों की ओर बढ़ा लेती है। राघव धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ता है और फिर निकिता की ओर देखकर कहता है, राघव येस मैडम आपको कुछ काम था क्या? निकिता विधि को देखती है और फिर राघव को और अपनी शक भरी निगाहों से देखते हुए राघव से पूछती है, निकिता ये लड़की कौन है और तुम उसे यहाँ से ऐसे क्यों ले जा रहे ही? एपिसोड 3 ब्लैक हेल। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। राघव धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ता है। राघव धीरे से विधि के फेस को उसके बालों से कवर कर लेता है और फिर निकिता की ओर देखकर कहता है, राघव येस मैडम आपको कुछ काम था क्या? निकिता विधि को देखती है और फिर राघव को और अपनी शक भरी निगाहों से देखते हुए राघव से पूछती है, निकिता ये लड़की कौन है और तुम उसे यहाँ से ऐसे क्यों ले जा रहे ही? राघव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो निकिता की बातों का जवाब कैसे दे और वो हकलाते हुए निकिता से कहता है, राघव मैडम वो एक्चुअली मैडम वो। राघव को हकलाते देखकर निकिता राघव से कहती है, निकिता ये क्या वो मैडम मैडम वो लगा रखा है? कौन है ये लड़की? निकिता को दाल में कुछ काला लगता है, इसीलिए वो इस बार थोड़े कड़क लहजे में कहती है। राघव निकिता की बातों का जवाब दे पता उससे पहले ही उसे पीछे से अक्षत आता हुआ दिख जाता है जो उनकी ओर ही आ रहा था। राघव को खुद के पीछे की ओर देखता पाकर निकिता भी पीछे देखती है। उसके पीछे अक्षत खड़ा हुआ था और अक्षत उसकी ओर देखकर कहता है, अक्षत ये उसकी बहन है, वो बीमार है इसीलिए राघव उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। और फिर अक्षत राघव की ओर इशारा करता है और राघव विधि को लेकर वहां से चला जाता है। राघव से जाते ही अक्षत निकिता से कहता है, अक्षत क्या बात है, बड़ी जेम्स बॉन्ड बन रही हो तुम? और निकिता अक्षत की ओर देखकर कहती है, निकिता नहीं भाई, बस मुझे ऐसा लगा कि मैं उस लड़की को जानती हूँ। खैर छोड़िए, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और फिर सोना है। अक्षत निकिता की बात सुनकर कहता है, अक्षत तुम अपने रूम में जाओ, मैं पानी भिजवाता हूँ। निकिता अक्षत की बात सुनकर सीधा अपने रूम में चली जाती है। वहीं निकिता के जाने के बाद अक्षत किसी सर्वेंट से निकिता के रूम में पानी भिजवाता है और फिर गुस्से में वहां से निकल जाता है। उसे इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था। क्या होता अगर निकिता उस लड़की को देख लेती? और वो गुस्से में मेंशन से बाहर निकालता है। वो बाहर आकर देखता है तो राघव ऑलरेडी वहां से विधि को लेकर निकल गया था। वो अक्षत अपनी कार में बैठता है और वहां से जाता है। वही आर्यन भी जैसे ही अक्षत को ऐसे गुस्से में जाते हुए देखता है वो भी अपनी कार निकलता है और अक्षत का पीछा करने लगता है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर दोनों की ब्लैक स्पोर्ट्स कार काफी स्पीड में चल रही थी। ये सीन बिल्कुल किसी मूवी के कार रेसिंग सीन की तरह लग रहा था। कुछ देर बाद उनकी कार एक विला के आगे आकर रुकती है। विला के आसपास काफी घना जंगल था और विला का कलर ग्रे और ब्लैक था। विला के साइड में एक ग्रे कलर की वॉल पर ब्लैक कलर से अक्षरों में लिखा हुआ था, ब्लैक हेल। वही अक्षत और आर्यन की कार को देखकर एक वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड आता है और विला का गेट खोलता है। फिर दोनों स्पोर्ट्स कार एक एक करके विला के अंदर जाती है और अक्षत गुस्से में कार से बाहर निकलता है और विला के अंदर चला जाता है और आर्यन भी अक्षत के पीछे पीछे वहां अंदर चला जाता है। अक्षत के चेहरे पर गुस्सा इस वक्त साफ साफ झलक रहा था और आर्यन अक्षत के पास जाता है और उससे पूछता है, आर्यन क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और अक्षत गुस्से में आर्यन से कहता है,
अक्षत, निकिता ने ऑलमोस्ट उस लड़की को देख लिया था। अक्षत की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर भी गुस्सा साफ साफ दिखने लगता है। आर्यन और अक्षत दोनों गुस्से में अंदर चले जाते हैं। अक्षत राघव के पास जाकर कुछ कह पाता उससे पहले आर्यन राघव से पूछता है, आर्यन, वो लड़की कहाँ पर है? राघव ने भी आर्यन के गुस्से को भांप लिया था और उस रूम की ओर इशारा कर देता है जहां पर उन्होंने विधि को रखा हुआ था, और आर्यन गुस्से में उस रूम की ओर चला जाता है। आर्यन गुस्से में रूम का दरवाजा खोलता है। विधि नीचे फर्श पर बेहोश होकर पड़ी हुई थी। आर्यन गुस्से में उसके ऊपर पानी का बैकेट डाल देता है। इतनी ठंडी में अपनी बॉडी पर ठंडा पानी गिरने से विधि को आंखें धीरे धीरे खुलने कहती है। विधि जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने आर्यन को इतने गुस्से में देखकर डर जाती है। आर्यन विधि के सामने काफी गुस्से में खड़ा था। वो इस वक्त नर्क के राजा की तरह दिख रहा था और विधि वो को ही घूर रहा था। आर्यन को इतने गुस्से में देखकर वो धीरे देर पीछे की ओर खिसकने लगती है और आर्यन गुस्से में अपने कदम विधि की ओर बढ़ने लगता है। आर्यन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, विधि वैसे वैसे ही पीछे की ओर खिसक रही है। विधि की दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। विधि को लग रहा था कि उसका हॉट अब मुंह तक आने वाला है। ऊपर आर्यन की अंगारे उगलती आंखें, जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। वही रूम के बाहर अक्षत राघव की क्लास ले रहा था। अगर राघव उनका वफादार आदमी नहीं जीता तो वो आज उसे मौत के घाट उतार देता। अक्षत और आर्यन राघव पर ट्रस्ट कर सकते थे, लेकिन आज उसकी लापरवाही की वजह से आज बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन फिर भी वो उसकी हाफ सैलरी कट कर देता है। वही आर्यन ने सब कुछ उल्टा समझ लिया था। उसे लगा था कि विधि जानबूझकर निकिता के सामने आई थी, इसीलिए वो इतने गुस्से में था। अक्षत आर्यन को विधि के साथ छोड़कर वहां से चला जाता है, क्योंकि विधि एक साथ दोनों भाइयों के गुस्से को नहीं सह पाती। इसीलिए अक्षत ब्लैक हेल छोड़कर चला जाता है। वही आर्यन गुस्से से भरा हुआ विधि को ही देख रहा था और विधि बुरी तरह से कांप रही थी। ठंड के मारे या फिर डर के मारे ये कोई नहीं बता सकता था। आर्यन उसके पास जाता है और उसके बालों को पकड़कर उसे एक झटके से ऊपर उठा लेता है और एक चेयर पर बैठा देता है और साइड टेबल में से एक ड्रॉवर को खोलता है। विधि आर्यन को दूसरी ओर मुड़ा हुआ देखकर धीरे से उठती है और रूम से बाहर चली जाती है। वो काफी धीमे कदमों से चल रही थी, जिससे आर्यन उसकी ओर नहीं देखता। वैसे तो आर्यन काफी स्मार्ट था, लेकिन उसने विधि के यहाँ से भागने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि यहाँ से भाग पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन विधि ने ये बेवकूफ़ी की थी। रूम से बाहर निकलकर विधि वहाँ से भागने लगती है। विधि के भागने से उसके कदमों की आवाज़ सुनकर आर्यन भी रूम से बाहर निकल जाता है। महज कुछ ही पलों बाद आर्यन विधि तक पहुँच जाता है और उसे धक्का देता है, जिससे विधि का पाँव मुड़ जाता है और वो नीचे फर्श पर गिर जाती है। वही आर्यन का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसे पहली नज़र में विधि पसंद आई थी, लेकिन उसकी हरकतों के बाद आर्यन को उससे नफरत होने लगी थी। वो बड़ी बेरहमी से विधि के बालों को पकड़ता है और उसे लगभग घसीटते हुए वापस से उस रूम की ओर ले जाने लगता है। विधि का डर से काफ़ी बुरा हाल हो चुका था और आर्यन उसे रूम में लाकर डोर को लॉक कर देता है। विधि की तो सांसें ही उसके हलक पर अटक गई थी। आर्यन उसे गुस्से में वहां रखी चेयर के ऊपर विधि को धक्का देता है, जिससे विधि चेयर पर गिर जाती है। इतनी जोर से गिरने की वजह से विधि की पीठ पर चोट लग जाती है, जिससे उसके मुंह से एक आहें निकल जाती है। आर्यन चेयर से साइड में लगे हैंडग्रिप से विधि के हाथ लॉक कर देता है और विधि के मुंह पर जोर से एक तमाचा जड़ देता है, जिससे विधि का मुंह एक और झुक जाता है। आर्यन साइड में रखे ड्रॉवर में से एक कटर निकालता है और विधि को धमकाते हुए कहता है, आर्यन, जानती हो ये क्या है? ये कटर है, और अगर तुमने मुझे आगे कभी भी गुस्सा दिलाया या फिर भागने को कोशिश की तो मैं तुम्हारी इन छोटी छोटी नाजुक उंगलियों को इस कटर से काट दूंगा। आर्यन की आवाज़ में उसका गुस्सा साफ साफ झलक रहा था और आर्यन ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि विधि उससे डर जाए और वहां से भागने की कोशिश ना करे। आर्यन के जाने के बाद विधि बिलख बिलख कर रोने लगती है और भगवान से शिकायत करते हुए कहती है, विधि, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? विधि की दोनों आंखों के से लगातार आंसू बहने लगते हैं, लेकिन शायद भगवान को भी विधि पर कोई तरस नहीं आ रहा था। वहीं उन दोनों शैतानों के घर पर निकिता आराम से बेड पर सो रही थी। तभी उसकी आईब्रोस आपस में तनने लगती है। वो नींद में ही कसमसाने लगती है। निकिता नींद में ही बड़बड़ाने लगती है, निकिता, प्लीज़ ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो, प्लीज़। नहीं। निकिता नींद में ही काफ़ी जोर से चिल्ला रही थी और बाहर से गुजर रहा आर्यन उसकी आवाज़ सुन लेता है और निकिता के रूम के अंदर चला जाता है। निकिता अभी भी नींद में कसमसा रही थी और आर्यन उसे ऐसे देख जगा देता है। जागने के बाद निकिता जैसे ही अपने सामने आर्यन को देखती है, वैसे ही निकिता आर्यन को कसकर गले लगा लेती है और आर्यन निकिता को शांत करने लगता है। आर्यन को इस वक्त विधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार ये सब कुछ उस लड़की की वजह से तो हो रहा था। आर्यन को इस वक्त विधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
आखिरकार ये सब कुछ उस लड़की की वजह से तो हो रहा था। लेकिन आर्यन कैसे भी करके अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और साइड में रखा पानी का ग्लास उठाकर निकिता को पिला देता है। पानी पीने के बाद निकिता थोड़ी शांत होती है और आर्यन उसे वापस से सुला देता है। वही डोर पर खड़े हुए अक्षत वो सब कुछ देख रहा था। वो बिना कुछ बोले वहां से सीधे अपने स्टडी रूम में चला जाता है। एपिसोड 4 अतीत के पन्ने। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। आर्यन को इस वक्त विधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार ये सब कुछ उस लड़की की वजह से तो हो रहा था। लेकिन आर्यन कैसे भी करके अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और साइड में रखा पानी का ग्लास उठाकर निकिता को पिला देता है। पानी पीने के बाद निकिता थोड़ी शांत होती है और आर्यन उसे वापस से सुला देता है। वही डोर पर खड़े हुए अक्षत वो सब कुछ देख रहा था। वो बिना कुछ बोले वहां से सीधे अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वही दूसरी और मुंबई में माहेश्वरी ग्रुप को कंपनीज के हेड ऑफिस में टॉप फ्लोर पर एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ था, जो दिखने में काफी हैंडसम और चार्मिंग था। ब्लू कलर के 3 पीस सूट में वो आदमी कहर ढा रहा था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, वो आदमी, विधि का कुछ पता चला? वो 3 दिनों से घर नहीं आई है। उस आदमी का असिस्टेंट ना में अपना सिर हिला देता है, जिससे वो आदमी और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। आखिर ये लड़की ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है? तभी वो अपना फ़ोन लेता है और अपनी कॉल लिस्ट में से किसी का नंबर ढूंढकर कॉल लगता है। वही दूसरी और न्यूयॉर्क में निकिता अभी वापस से लेटी ही थी कि तभी उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है। आर्यन भी इस वक्त निकिता के पास ही खड़ा हुआ था कि तभी निकिता का फ़ोन रिंग करने लगता है। निकिता अपना फ़ोन हाथ में उठाकर देखती है। स्क्रीन पर ऋषि का नाम फ्लैश हो रहा था। निकिता जैसे ही स्क्रीन पर ऋषि का नाम देखते हैं, वैसे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। निकिता जल्दी अपना फ़ोन हाथ में ले लेती है और कॉल पिकअप करती है। वहीं निकिता को अब नॉर्मल देखकर आर्यन भी वहां से चला जाता है। कॉल पिकअप होती ही दूसरी ओर से ऋषभ की ठंडी आवाज़ आती है। ऋषभ, क्या तुम्हें पता है विधि कहाँ पर है? निकिता ऋषभ का सवाल सुन कंफ्यूजन में कहती है। निकिता, क्या वो मुंबई में नहीं है? निकिता के प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषभ कहता है, ऋषभ, वो 3 दिनों से घर नहीं आई है निक्की। तुम्हें तो पता है ना कि वो इतनी केयरलेस नहीं है कि कहीं पर भी जाने से पहले एक बार इन्फॉर्म भी ना करे। निकिता ऋषभ को बातों से अग्री होते हुए कहती है। निकिता, मुझे पता है ऋषि की वो केयरलेस नहीं है, बट वो अचानक कहाँ पर जा सकती है, वो भी बिना किसी को भी इन्फॉर्म किए। निकिता की बात सुनकर ऋषभ को चिंता होने लगती है और उसके फोरहेड पर एक सिकन आ जाती है। फिर वो बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देता है। तभी निकिता के रूम में आर्यन वापस आता है और निकिता के फेस पर एक मुस्कान देखकर वो उससे पूछता है, आर्यन, तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो और किससे बात कर रही थी? निकिता वैसे ही स्माइल करते हुए आर्यन से कहती है, निकिता, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इस लड़के के बारे में। आर्यन, मुझे याद नहीं है। निकिता, ऋषभ माहेश्वरी, चेयरमैन ऑफ माहेश्वरी ग्रुप ऑफ कंपनीज। आर्यन, मैंने सुना है इसके बारे में। तो क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आर्यन की बात सुनकर निकिता वैसे ही स्माइल करते हुए कहती है, निकिता, नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन फ्यूचर का पता नहीं। आर्यन निकिता को मजाकिया अंदाज में कहता है, आर्यन, रिश्ते की बात चलाऊं क्या? आर्यन की बात सुनकर निकिता अपने फेस को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेती है और ब्लश करने लगती है। निकिता को इतना खुश देखकर आर्यन को भी खुशी होती है कि फाइनली उसकी बहन अब एक बार फिर से खुश रहने लगी थी। आर्यन निकिता को सोने का बोलकर वो उसके रूम से निकल जाता है। फिर सीधा स्टडी रूम में चला जाता है, जहां पर अक्षत बैठा हुआ था। अभी तक उसका गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो गया था कि तभी आर्यन अंदर आता है। आर्यन भी स्टडी रूम में जाकर अक्षत के पास बैठ जाता है। आर्यन अक्षत को अभी रूम में जो कुछ भी हुआ सब बता देता है और अक्षत को भी ये जानकर अच्छा लगता है कि फाइनली निकिता अब खुश रहने लगी है। आर्यन अक्षत से कहता है, आर्यन, मैं नहीं चाहता कि निकिता का दिल टूटे। आर्यन की बात सुनकर अक्षत राघव को मैसेज करता है और उसे ऋषभ माहेश्वरी से बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलने को कहता है। वही ब्लैक हेल में विधि दर्द होने की वजह से रो रही थी। उसे अपने पैर में असहनीय दर्द हो रहा था। विधि का पांव अब पूरी तरह से सूज चुका था। विधि के होठों के कोनों में से भी खून रिस रहा था। आर्यन के इतनी जोर से थप्पड़ मारने की वजह से विधि के होठों के कोने से खून बह रहा था। विधि रोने के लिए अपना मुंह हिलाती तो भी उसे दर्द हो रहा था और वो बेजान सी फर्श पर पड़ी हुई थी और भगवान को शिकायत कर रही थी कि उसे ये किस गुनाह की सजा मिल रही है। ऐसे रोते रोते भगवान को शिकायत करते हुए सो जाती है। वही ऋषभ से बात करके निकिता को भी एक अच्छी नींद आती है। आर्यन और अक्षत स्टडी रूम में ही बैठे हुए थे कि तभी लैपटॉप पर एक मेल आता है। आर्यन मेल को ओपन करता है। ये मेल राघव ने भेजा था, जिसमें ऋषि की सारी इन्फॉर्मेशन थी। आर्यन PDF ओपन करता है। फर्स्ट पेज पर ऋषि की एक फोटो थी, जिसमें बेशक हो काफ़ी हैंडसम दिख रहा थी। आगे उसकी इन्फॉर्मेशन थी, नेम ऋषभ महेश्वरी, नाम
ऋषभ माहेश्वरी, हाइट 5 फीट 11 इंचेस, ऊंचाई 5 फीट 11 इंच, वेट 75 किलोग्राम, वजन 75 किलो, चेयरमैन एंड को फाउंडर ऑफ माहेश्वरी ग्रुप ऑफ कंपनीज, माहेश्वरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन और को फाउंडर। मैरिटल स्टेटस सिंगल, वैवाहिक स्थिति सिंगल, नो गर्लफ्रेंड एंड नो एक्स गर्लफ्रेंड्स, कोई गर्लफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। क्लीन कैरेक्टर, स्वच्छ चरित्र, डोंट हैव एनी गार्डियन, कोई संरक्षक नहीं है। हिज फादर एंड मदर हैड डाइड, उनके माता एवं पिता की मृत्यु हो चुकी है। देयर इज ओनली वन पर्सन इन द नेम ऑफ द फैमिली, हिज यंगर सिस्टर, अबाउट विच देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन इन दैट PDF। परिवार के नाम पर मात्र उनकी छोटी बहन है, जिनके बारे में उस PDF में कोई जानकारी नहीं थी। फ्रॉम अ वेरी यंग एज ही टुक ओवर द कंपनी ऑफ हिज फादर, काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता की कंपनी को संभाला है। और आगे ऋषि की एजुकेशन एंड हॉबी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। आर्यन और अक्षत को भी ऋषि का कैरेक्टर पसंद आता है। फिर वो दोनों अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी राघव का कॉल आता है। राघव का कॉल देखकर आर्यन कॉल पिकअप करता है। दूसरी ओर से राघव की घबराई हुई आवाज़ आती है, राघव सर, वो लड़की हमारे गार्ड्स को चकमा देकर भाग गई। आर्यन राघव की बात सुनकर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि विधि जख्मी थी, इसीलिए चाहकर भी ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। और आर्यन सपाट लहजे में कहता है, आर्यन वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, उसे पकड़ लो और मेंशन लेकर आ जाओ। इतना बोलकर आर्यन कॉल कट कर देता है। वही आर्यन के ऑर्डर मिलते ही राघव काम पर लग जाता है। आर्यन की बात सुनकर अक्षत भी समझ गया था कि आर्यन के बोलने का क्या मतलब है। फिर भी अक्षत कन्फर्म करते हुए आर्यन से पूछता है, अक्षत तो क्या तुम सच में चाहते हो कि वो लड़की निकिता से मिले? आर्यन, निकिता ऋषि से शादी करना चाहती है और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। नई जिंदगी शुरू करने से पहले उसे अपनी पुरानी लाइफ से और अपने अतीत से सारे संबंध तोड़ने होंगे और खुद को संभालना होगा। अक्षत आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं देता। हालांकि वो नहीं चाहता था कि निकिता अभी उस लड़की से मिले, लेकिन वो आखिरकार कितने दिनों तक उसे निकिता से छिपा पाएगा और बस निकिता का क्या रिएक्शन होगा उसके बारे में सोचने कहता है। वहीं मुंबई में ऋषभ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो खुद अब विधि की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। वो अपने केबिन में ही काउच पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में उसका लैपटॉप था। ऋषि की उंगलियां काफ़ी स्पीड से लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। ऋषि पहले विधि के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करता है। विधि का फ़ोन लास्ट टाइम मुंबई में ही एक हेलीपैड के आसपास लोकेट हुआ था और ऋषि को समझते देर नहीं लगती कि विधि का किडनैप हो गया है। लेकिन जो सवाल ऋषि के मन में उठ रहे थे वो ये थे कि अगर उसके किसी दुश्मन ने विधि को किडनैप किया है, लेकिन कैसे? क्योंकि उसने विधि को काफ़ी सीक्रेटली रखा हुआ था। काफ़ी कम लोग जानते थे को विधि ऋषभ की बहन है। और अगर वाकई में विधि का किडनैप हुआ है तो अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल क्यों नहीं आया? और अगर कोई और वजह है तो वो क्या है? पता नहीं विधि कहाँ पर होगी और किस हाल में होगी। ऋषभ को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि अपना कहने को अब उसके पास सिर्फ विधि ही तो बची थी और अब उसका भी कुछ आता पता नहीं था। वहीं निकिता एक झटके से बेड से उठ जाती है। वो काफ़ी डरी हुई थी, उसे सब कुछ याद आ रहा था। जो भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ एक रील की तरह उसके दिमाग में चल रहा था। फ्लैशबैक, आज एक बहुत ही अच्छा दिन था। बाहर धूप निकली हुई थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। कॉलेज के कैंटीन एरिया में एक बड़ा सा ग्रुप बैठा हुआ था और सब आपस में बातें कर रहे थे। निकिता चेयर पर अच्छे से बैठी हुई थी और विधि निकिता की गोद में बैठी हुई थी। सब लोग आज पब जाने वाले थे, क्योंकि आज विधि का बर्थडे था। सब लोग रात का प्लान बनाते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के करीबन 9 बजे मुंबई के सबसे एक्सपेंसिव क्लब में सब लोग विधि का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। विधि माहेश्वरी ऋषभ माहेश्वरी की लड़ाई बहन थी, लेकिन कॉलेज में किसी को ये बात नहीं पता थी। अगर पता था तो बस इतना को विधि एक अमीर खानदान से आती है, लेकिन उसके माता पिता कौन है और वो क्या करते हैं ये किसी को भी नहीं पता था। इतने अमीर खानदान से बिलोंग करने की वजह से एक बेहद शानदार और एक्सपेंसिव पार्टी रखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यार, मुझे मोटिवेट करने के लिए नीचे 1-2 कमेंट भी कर दिया करो। एपिसोड 5, खतरे में विधि और निकिता। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। विधि माहेश्वरी ऋषभ माहेश्वरी की लड़ाई बहन थी, लेकिन कॉलेज में किसी को ये बात नहीं पता थी। अगर पता था तो बस इतना को विधि एक अमीर खानदान से आती है, लेकिन उसके माता पिता कौन है और वो क्या करते हैं ये किसी को भी नहीं पता था। इतने अमीर खानदान से बिलोंग करने की वजह से एक बेहद शानदार और एक्सपेंसिव पार्टी रखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग डांस पर रहे थे तो कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे। वही साइड में चेयर पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसके के चेहरे पर इस वक्त गुस्से के भाव थे। वो बस एक टक डांस कर रही विधि और निकिता को ही देख रही थी। फेस पर हद से ज़्यादा मेकअप होने की वजह से वो इस वक्त काफ़ी भद्दी नजर आ रही थी। विधि और निकिता के साथ एक लड़का भी डांस कर रहा था।
उस लड़के को विधि के साथ डांस करते देख वो लड़की जल रही थी, क्योंकि वो लड़की उस लड़के को पसंद करती थी, लेकिन वो लड़का तो विधि की खूबसूरती का कायल था। तभी कोई उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है, अनजान, क्या हुआ तारा? और वो लड़की यानी तारा अपनी आग उगलती आंखों से कहती है, तारा, कुछ भी तो नहीं। तारा के दिल में कुछ और था और जुबान पर कुछ और। तारा अपने मन में ही कहती है, तारा खुद से ही, युवी को मुझसे छीन कर तुमने अच्छा नहीं किया विधि। यू हैव टू पे फॉर दिस। वही इन सब बातों से अनजान विधि युवी और निकिता के साथ डांस कर रही थी, और उन्हें देखकर तारा लगातार ड्रिंक कर रही थी। ड्रिंक करते हुए ही उसके मन में एक एविल आइडिया आता है। विधि वैसे तो ड्रिंक करती थी, लेकिन आज उसे खुद कार ड्राइव करके घर जाना था, तो आज वो ड्रिंक नहीं करने वाली थी। तारा एक वेटर को बुलाकर एक ड्रिंक में एक टैबलेट डालती है, फिर वेटर को कुछ पैसे देकर उससे कहती है, तारा, ये ड्रिंक वो स्टेज पर को लड़की डांस कर रही है, उसे दे देना। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते वक्त वो विधि जिस और डांस कर रही थी उस ओर इशारा करती है। वेटर तारा से पैसे लेकर उस ओर बढ़ जाता है, लेकिन विधि वो ड्रिंक नहीं उठती, उसकी जगह वो ड्रिंक निकिता ले लेती है और उसे एक घूंट में ही पूरा पी जाती है। अपने प्लान को फ्लॉप होता देखकर तारा अपने हाथों की मुठ्ठियां आपस में भींच लेती है, लेकिन विधि को ड्रिंक ना लेता देखकर वो ये बात समझ गई थी कि विधि आज ड्रिंक नहीं करने वाली, इसीलिए वो फ्रूट जूस में नशे की पिल्स मिलाकर खुद विधि को देती है। खुशनसीबी से विधि जूस का ग्लास इस बार ले लेती है और उसमें से एक सिप लेती है। वहीं निकिता पर अब नशे का असर होने लगा था और वो डांस करते हुए लड़खड़ा रही थी और अचानक ही विधि से टकरा जाती है, जिससे विधि का जूस का ग्लास नीचे फर्श पर गिरकर टूट जाता है। निकिता के सिर पर अब नशा हावी होने लगा था और वो वहां से एक कोने में चली जाती है और वही एक स्टूल पर बैठ जाती है। विधि को भी ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा नशा जरूर हुआ था और वो भी जाकर निकिता के पास बैठ जाती है। विधि को अपने पास देखकर निकिता उसे गले लगा लेती है। विधि अपने एक हाथ से सिर पकड़ लेती है। तभी तारा उसके पास आती है और विधि से कहती है, तारा, मैं आज घर नहीं जाने वाली, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक रूम बुक किया है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर रेस्ट कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। उतना बोलकर वो विधि को रूम की कार्ड हैंड ओवर करती है। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लगता है और तारा कॉल पिकअप करती है, लेकिन पब में ज़्यादा शोर होने की वजह से उसे आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए तारा उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। वही विधि अभी भी होश में थी, इसीलिए वो निकिता वो वहाँ से उस रूम की ओर ले जाने लगती है। रूम में जाकर विधि पहले डोर लॉक करती है, क्योंकि ऐसे नशे की हालत में डोर खुला रखना सेफ नहीं था। फिर निकिता को बेड पर लेटाकर खुद वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद बाहर से कोई की कार्ड के जरिए डोर खोलता है। वो एक नौजवान लड़का था जो अभी भी रूम में एंटर हुआ था, जिसे तारा ने ही भेजा था। बेड पर लेटी हुई सुंदर लड़की को देखकर उसके अंदर का शैतान जाग रहा था। वही इन सब से बेखबर निकिता आराम से बेड पर लेटी हुई थी। विधि ठंडे पानी से अपना मुंह धोती है, जिससे उसका नशा बिल्कुल उतर जाता है। जब विधि वापस से रूम में आती है तो देखती है कि वहां पर कोई लड़का था जो निकिता के बिल्कुल करीब था और निकिता के कंधों को चूम रहा था। आई नो कि चैप्टर छोटा है, लेकिन वर्ड काउंट को मैनेज करना है। इस महीने 30,000 वर्ड्स कॉम्प्लीट करने हैं, इसलिए चैप्टर छोटा है, प्लीज़ मैनेज कर लेना। लव यू सो मच। एपिसोड 6 प्लीज़ ऐसा मत करो। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। वो एक नौजवान लड़का था जो अभी भी रूम में एंटर हुआ था, जिसे तारा ने ही भेजा था। बेड पर लेटी हुई सुंदर लड़की को देखकर उसके अंदर का शैतान जाग रहा था। वही इन सब से बेखबर निकिता आराम से बेड पर लेटी हुई थी। विधि ठंडे पानी से अपना मुंह धोती है, जिससे उसका नशा बिल्कुल उतर जाता है। जब विधि वापस से रूम में आती है तो देखती है कि वहां पर कोई लड़का था जो निकिता के बिल्कुल करीब था और निकिता के कंधों को चूम रहा था। विधि और निकिता दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, इसीलिए विधि को पता था कि निकिता का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और एक अनजान के निकिता को ऐसे चूमते देखकर वो तुरंत निकिता के पास जाती है और उस लड़के को धक्का देकर निकिता से दूर करती है। इससे निकिता की भी आंखें खुल जाती है। वही वो लड़का खुद को निकिता से दूर पाकर गुस्सा हो जाता है और तभी उसकी नज़र विधि पर जाती है, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। एक साथ दो उतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो लड़का खुश हो जाता है और विधि को भी बेड पर खींच लेता है। पहले वो निकिता की ड्रेस को उसके कंधों से नीचे खिसका देता है और फिर विधि के ड्रेस को भी निकालने की कोशिश करने लगता है। उस लड़के को खुद के और विधि के साथ ऐसा करते देखकर निकिता उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, निकिता अंडरस्को, प्लीज़ ऐसा मत करो, हमें जाने दो। उद्धरण चिन्ह। निकिता रोते हुए उस लड़के के कहती है, लेकिन वो लड़का उसकी बात पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देता। निकिता होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे सही गलत का ध्यान जरूर था। निकिता इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी
और बेड के दूसरे साइड वो लड़का विधि के साथ जबरदस्ती कर रहा था। विधि उस लड़के को खुद से दूर धक्का देती है और उसके फेस पर एक थप्पड़ लगा देती है कि तभी उस रूम का डोर वापस से खुलता है और उस लड़के का एक दोस्त अंदर आता है। अंदर आया हुआ लड़का अपने दोस्त को देखकर कहता है, दूसरा लड़का अंडरस्को, क्या अकेले अकेले दोनों के साथ मजे कर रहे हो? हमें भी मौका दो ताकि हम इनके जिस्म से अपनी प्यास बुझा सके। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के की ऐसी बात सुनकर विधि को बहुत गुस्सा आता है और वो पहले लड़के के दोनों पैरों के बीच में जोर से अपनी टांग उठाकर मारती है, जिससे वो दर्द की वजह से वहां पर हाथ रख देता है और नीचे फर्श पर गिर जाता है। वही विधि उस दूसरे लड़के के पास जाती है और उसके कॉलर को पकड़कर उसके दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ मारती है। फिर गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहती है, विधि अंडरस्को, लड़कियों का सम्मान करना सीखो और अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो ऐसा हाल करूंगी कि कभी किसी भी लड़की के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। समझा भो तारांकन के। उद्धरण चिन्ह। ये हिंदी गाली है। उम्मीद करती हूँ कि सब समझ गए होंगे कि कौन सी गाली है। खुद के लिए गाली सुनकर उस लड़के को गुस्सा आता है और वो विधि को धक्का देता है, जिससे विधि बेड पर गिर जाती है और वो लड़का विधि के ऊपर आ जाता है और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। इतनी जोर से थप्पड़ पड़ने पर 1-2 सेकंड के लिए विधि का सिर घूम सा जाता है। वही वो लड़का गुस्से में कहता हुआ, दूसरा लड़का अंडरस्को, यूएसएलटी, तुम मेरा वो हाल करोगी। आज मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि कभी किसी लड़के को मारने से पहले 100 बार सोचेगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो विधि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। विधि उसे रोकने के लिए अपने हाथ पैर हिलाने लगती है। वही निकिता भी उस लड़के को विधि से दूर करने की कोशिश करने लगती है। तो पहले जो लड़का अंदर आया था भी, वो निकिता के ऊपर आ जाता है। वो कुछ कर पता उससे पहले ही वापस से रूम का दरवाजा खुलता होता है। इस बार जो अंदर आया था वो ऋषभ था। वो अंदर आते ही उन दोनों लड़कों को उनसे दूर करता है और उन्हें पीटने लगता है। ऋषभ की बॉडी काफ़ी मस्क्यूलर थी। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक साथ आराम से काफ़ी लोगों से लड़ सकता है और यहाँ पर तो उसे सिर्फ 2 लड़कों को संभालना था। निकिता नशे की हालत में वो सब कुछ देख रही थी। वही विधि पहले खुद के कपड़े ठीक करती है, फिर निकिता के कपड़ों को भी ठीक करती है। कुछ ही मिनटों के बाद वो दोनों लड़के नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे और निकिता अपने नशीली आंखों से बस ऋषभ को ही देख रही थी। निकिता ने जब पहली बार ऋषभ को देखा था तब से ही वो ऋषभ को पसंद करने लगी थी और आज उसे ऋषभ को खुद के लिए लड़ाई करता देखकर उसे ऋषभ से प्यार हो गया था। वही लड़ाई खत्म करने के बाद विधि निकिता को नशे में ही बेड पर लेटा देती है और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देती है। फिर विधि ऋषभ के साथ वहां से निकल जाती है। वो लोग निकल ही रहे थे कि तभी ऋषभ को एक कॉल आता है और वो विधि को कार में उसका वेट करने को बोलता है। ऋषभ की बात सुनकर विधि रूम से निकल जाती है और कार में बैठकर ऋषभ का इंतजार करने लगती है। वही ऋषभ रूम में विंडो के पास खड़े होकर फ़ोन पर लगभग 30 मिनट के आसपास बात करता है। फिर वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वहां से निकल जाता है। वो सीधे विधि को लेकर घर चला जाता है। घर आते ही ऋषभ विधि से सब कुछ पूछता है और विधि ऋषभ को सब कुछ सच सच बता देती है। ऋषभ विधि की बात सुनकर उससे कहता है, ऋषभ अंडरस्को, अब तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, मैं सब कुछ इन्वेस्टिगेट करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 7, विधि का दर्द। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। अगली सुबह जब निकिता की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक रूम में अकेला पाती है। सबसे पहले उसने जो देखा वो ये था कि उसकी बॉडी पर उसके कपड़े सही सलामत थे। तभी उसकी नज़र सामने काउच पर बैठे हुए अपने दोनों हैंडसम भाई पर जाती है। वो खड़ी होकर उनके पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। निकिता को कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद था और वो अपने दोनों भाइयों को गले लगाकर रोने लगती है। वही अक्षत और आर्यन निकिता को चुप कराने लगते हैं। तारा को जब ये पता चला कि कोई कल रात वाले हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसने एक लड़के को ये बता दिया कि विधि और निकिता दुश्मन है और ये सब कुछ विधि ने ही करा है। और उस लड़के ने जन सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि पहले उस कमरे से विधि बाहर आई है और उसके जाने के काफ़ी वक्त बाद दूसरा लड़का बाहर आया है। ये सब वो जाकर अक्षत और आर्यन को बता देता है, जिसे सुनकर वो उसे विधि को किडनैप करने का ऑर्डर दे देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। प्रेजेंट टाइम। आर्यन को पता था कि उसने विधि का पैर मुड़ गया है, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं चल पाई होगी और आसपास ही कहीं होगी। वही विधि को अपने पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से ब्लैक हेल से बाहर आ पाई थी। बाहर आते वक्त एक टेबल से विधि टकरा गई थी, जिससे उसकी कमर पर एक बड़ा कट लग गया था, जिससे अभी खून बह रहा था। कुछ भी ना खाने की वजह से उसके पैरों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो आगे चल पाए, इसीलिए वो विला के आसपास जो वॉल बनी हुई थी उसे पीठ लगा कर बैठी थी। विधि को रह रहकर बस आर्यन और अक्षत के द्वारा दी गई धमकियां और टॉर्चर ही याद आ रही थी, जिससे उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
विधि ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। बीच में उसने सिर्फ अक्षत और आर्यन के घर पर सुबह ब्रेकफास्ट ही किया था, जिससे वो अभी तक जिंदा बची हुई थी। भूख और दर्द की वजह से विधि के शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई थी। विधि की वाइट कलर की शर्ट भी अब धूल लगने की वजह से खराब हो गई थी। विधि के आंखों से निकाल रहे आंसू अब सूख चुके थे और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। आंखें बंद होने से पहले अगर उसे कुछ याद था तो वो ये था कि उसके पूरे शरीर में बेतहाशा दर्द हो रहा था और उसके फेस पर कुछ शिकन आ गई थी। विधि अब फिर से दर्द से बेहोश हो गई थी। विधि बेहोश होकर नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी कि तभी एक गार्ड की नज़र उस पर जाती है और वो अपने हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी में कहता है, गार्ड अंडरस्को, वो लड़की मिल गई है। रिपीट, वो लड़की मिल गई है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो विधि के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वो अपने सीनियर के पास विधि को ले जाता है और उसका सीनियर अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसे मेंशन ले जाता है। मेंशन में जाकर वो सीधे उसे एक कमरे में ले जाता है। कुछ देर बाद उस रूम में अक्षत एंटर होता है। विधि एक चेयर से बंधी हुई थी। अक्षत उसके ऊपर ठंडे पानी का पूरा बकेट डाल देता है, जिससे विधि की आंखें खुलने लगती है। अपने सामने अक्षत को देखकर वो डर से कांपने लगती है। वही अक्षत उसे घूर रहा था कि तभी आर्यन भी उस रूम में एंटर होता है। विधि इस वक्त पूरी गीली हो चुकी थी, जिससे उसकी वाइट कलर की शर्ट ट्रांसपेरेंट हो गई थी। दोनों हैंडसम शैतान की नज़रें इस वक्त विधि को ही एक्सप्लोर कर रही थी। वही विधि खुद के ऊपर उनकी इन गंदी नज़रों को फील करके अपना मुंह साइड में फेर लेती है। उसे उन दोनों शैतानों से घिन आ रही थी। आर्यन अपने कदम विधि की ओर बढ़ा देता है। तभी उन्हें बाहर से निकिता के चिल्लाने की आवाज़ आती है। निकिता की आवाज़ सुनकर अक्षत और आर्यन एक नज़र विधि को देखते हैं, फिर बिना कुछ भी बोले वहां से बाहर निकल जाते हैं। वही विधि को बाहर से आई हुई आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसने ये आवाज़ कहीं सुनी है, लेकिन कहाँ सुनी है और ये आवाज़ किसकी है ये उसे याद नहीं आ रहा था। और वो ज़्यादा नहीं सोचती और अपने दिमाग में आए हुए ख्याल जा तक देती है। तभी उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड का एहसास होता है। अक्षत रूम से पहले बाहर चला गया था और आर्यन उसके पीछे था, लेकिन आर्यन ने कमरे से बाहर जाने से पहले एयर कंडीशनर चालू कर दिया था, जिस वजह से कमरे का तापमान अभी काफ़ी कम था। गीले होने की वजह से विधि को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसके खूबसूरत लंबे पैर ठंड की वजह से कांप रहे थे और एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसुओं की एक धार बह जाती है। विधि खुद से ही कहती है, विधि अंडरस्को, क्या मैं कभी इस नर्क में से बाहर निकल पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 8, अक्षत और आर्यन के सामने सच्चाई का आना। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। निकिता के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो दोनों भाई विधि को वहां पर अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। निकिता अब विधि को लेकर काफ़ी परेशान हो रही थी, इसीलिए वो अपने भाइयों से हेल्प मांगने का सोचती है, लेकिन अपने भाइयों को इसमें इन्वॉल्व करना उसे सही नहीं लग रहा था। इसीलिए वो अपना ये आइडिया ड्रॉप करती है, लेकिन फिर भी निकिता को अपने भाइयों से अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो फाइनली अपने भाइयों से बात करने का मन बना लेती है। वो अपने रूम में से बाहर आती है, लेकिन उसे अपने भाई कहीं पर नजर नहीं आते, इसीलिए वो चिल्लाकर उन्हें बुलाने लगती है। कुछ ही पलों में उसके दोनों भाई उसके सामने खड़े हुए थे और वो फाइनली अपने भाई से कहती है, निकिता अंडरस्को, भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया है और मेरी फ्रेंड ऋषभ की बहन भी है। ऋषभ उसे ढूंढने की ट्राई कर रहा है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। उद्धरण चिन्ह। वही विधि अब कमरे में बिल्कुल अकेली थी। पकड़े जाने के बाद भी विधि ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कैसे भी करके बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। विधि बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को खोलती है और चेयर से उठकर बाहर की ओर चली जाती है। वो जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र निकिता पर पड़ती है। निकिता को अपने सामने देखकर वो उसे देखते हुए उसका नाम पुकारती है, विधि अंडरस्को, निक्की। उद्धरण चिन्ह। वही निकिता अपना नाम सुनकर उस ओर देखने लगती है जहाँ पर विधि खड़ी हुई थी। निकिता जो अभी अपने भाइयों के साथ विधि के बारे में ही बात कर रही थी, वो विधि को अपने सामने देखकर शॉक हो जाती है। विधि एक कदम आगे बढ़ाती है कि तभी उसे अपने पैर में दर्द महसूस होता है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो अपने लड़खड़ाते कदम निकिता की ओर बढ़ाने लगती है। निकिता विधि को खुद की ओर आता देखकर दौड़ के उसके पास जाती है और विधि निकिता को गले लगा लेती है और निकिता भी विधि को गले लगा लेती है। विधि निकिता को खुद से दूर करके कहती है, विधि अंडरस्को, निक्की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये लोग बहुत बुरे और डेंजरस है, तुम यहाँ से भाग जाओ। उद्धरण चिन्ह। विधि को इस वक्त अगर कुछ हो रहा था तो वो सिर्फ निकिता की फिक्र थी। वही निकिता विधि को इतना पैनिक होता देखकर कंफ्यूज हो रही थी। पहले निकिता विधि को शांत करती है, फिर उससे कहती है, निकिता अंडरस्को, रिलैक्स विधि, ये मेरा घर है और ये दोनों मेरे भाई है। उद्धरण चिन्ह। निकिता के मुंह से ये सुनकर विधि अपने कदम पीछे ले लेती है
वही आर्यन और अक्षत निकिता को विधि से इतने फ्रेंडली बात करते देखकर कंफ्यूज हो रहे थे और उन दोनों की बातें ही सुन रहे थे। वही विधि अपने कदम पीछे लेते हुए गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। निकिता विधि को अचानक से बेहोश होता देखकर डर जाती है और उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। फिर आर्यन और अक्षत की ओर देखकर कहती है, निकिता अंडरस्को, दोनों भूत बनकर क्या खड़े हो, यहाँ आओ और मेरी हेल्प करो। उद्धरण चिन्ह। निकिता की बात सुनकर आर्यन और अक्षत उसके पास जाते हैं। आर्यन विधि को अपनी बाहों में उठाता है और उसे निकिता के रूम की ओर ले जाने लगता है। वही निकिता अक्षत को कहती है, निकिता अंडरस्को, भाई जल्दी से डॉक्टर को कॉल करिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो आर्यन के पीछे चली जाती है। वही अक्षत भी डॉक्टर को कॉल करके निकिता के रूम की ओर चला जाता है। विधि निकिता के रूम में उसके बेड पर लेटी हुई थी और निकिता घबराए हालत में उसके पास बैठी हुई थी। उसे इस वक्त विधि की बहुत चिंता हो रही थी। वही आर्यन और अक्षत निकिता को ऐसे देख रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार निकिता इस लड़की से इतने अच्छे से क्यों पेश आ रही है, क्योंकि जहां तक उन्हें पता था उस रात जो कुछ भी हुआ उस सब की मास्टरमाइंड विधि ही थी। कि तभी डॉक्टर रूम में आते हैं और विधि को चेक करते हैं। विधि का एक पैर पूरा सूज चुका था और पीछे से उसकी शर्ट रेड हो चुकी थी, क्योंकि विधि की कमर पर एक बड़ा कट लग गया था। डॉक्टर विधि को ड्रेसिंग करने के लिए उसकी शर्ट का एक बटन खोलता है और निकिता डॉक्टर को ये करता देखकर कहती है, निकिता अंडरस्को, डॉक्टर आप रहने दीजिए, मैं ड्रेसिंग कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। और निकिता की बात सुनकर डॉक्टर वही रुक जाता है। फिर उनकी ओर देखकर कहता है, डॉक्टर अंडरस्को, ये मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और कुछ भी ना खाने की वजह से इतनी बॉडी काफ़ी वीक हो गई है। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, मेक श्योर कि वो अपनी मेडिसिन टाइम पर ले। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर डॉक्टर उन्हें मेडिसिन लिख देता है और फिर विधि को एक इंजेक्शन लगता है और कहता है, डॉक्टर अंडरस्को, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद निकिता अपनी नम आंखों से विधि को देखने लगती है। अब आर्यन आखिरकार निकिता से पूछ ही लेता है, आर्यन अंडरस्को, निकिता आखिरकार ये लड़की है कौन। उद्धरण चिन्ह। और निकिता विधि को देखते हुए ही कहती है, निकिता अंडरस्को, ये विधि है मेरी बेस्ट फ्रेंड, उस रात इसी ने मुझे बचाया था। उद्धरण चिन्ह। विधि की बात सुनकर उन दोनों भाइयों के पैर अपनी जगह जम से जाते हैं और आर्यन निकिता से कहता है, आर्यन अंडरस्को, निकिता सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करो। उद्धरण चिन्ह। तो अक्षत और आर्यन ये जानने के बाद कि विधि बेकसूर है, क्या करेंगे, क्या विधि कभी इन्हें माफ कर पाएगी। अक्षत और आर्यन विधि को मानने और उसके प्यार को वापस पाने के लिए आखिर किस हद तक जाएंगे। एपिसोड 9, अक्षत और आर्यन का विधि की केयर करना। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। आर्यन की बात सुनकर निकिता धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू करती है। निकिता अंडरस्को, उस रात हमारी एक दोस्त ने जानबूझकर विधि की ड्रिंक स्पाइक की थी, लेकिन गलती से विधि की जगह मैंने वो ड्रिंक पी ली थी। उद्धरण चिन्ह। फिर एक एक करके उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब वो अक्षत और आर्यन को बता देती है। लास्ट में रोते हुए कहती है, निकिता अंडरस्को, अगर उस रात ऋषभ नहीं आता और विधि मेरी हेल्प नहीं करती तो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रोने लगती है। वही आर्यन और अक्षत सच्चाई सुनकर एक जगह जम से जाते हैं। अगर निकिता ने जो कुछ बताया वो सच था तो वो सब क्या था। निकिता की हालत रोने की वजह से बिगड़ गई थी, इसीलिए आर्यन उसे साइड वाले रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है और साइड टेबल से एक बोतल निकलता है और उसमें से स्लीपिंग पिल्स निकालकर निकिता को दे देता है और उसे पानी पिलाकर सुला देता है। निकिता के सोने के बाद आर्यन वहां से वापस उस रूम में चला जाता है जहां पर अक्षत और विधि थे। दोनों भाई बस एकटक विधि को ही देख रहे थे और उन्हें वो सब याद आ रहा था जो भी उन लोगों ने विधि के साथ किया था। इस वक्त दोनों के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर कहीं ना कहीं वो लोग पछता रहे थे। अगर उन दोनों के किसी और की बात पर भरोसा ना करके खुद सब कुछ तह तक इन्वेस्टिगेट करवाया होता तो आज ये सब नहीं होता। वो दोनों शैतान बस एकटक विधि को ही घूर जा रहे थे। वो जितना विधि को देख रहे थे उतना ही उन्हें गिल्टी फील हो रहा था। उनकी वजह से एक मासूम की आज इतनी ज़्यादा डरी सहमी सी रहने लगी थी। विधि पर अब इंजेक्शन का असर हो रहा था और उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। आर्यन और अक्षत विधि को होश में आता देखकर उसके पास चले जाते हैं। वही विधि जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपनी पीठ में बेतहाशा दर्द महसूस हो रहा था। वो पहले अपनी धुंधली आंखों से सब कुछ देखती है, उसे कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो अपने हाथों से अपनी आंखें मलती है, फिर अपनी पलकें झपका कर वापस देखने लगती है। तभी उसे अपने सामने वो दोनों शैतान दिखते हैं। विधि उन्हें देखकर घबरा जाती है और उठकर बेड पर ही बैठ जाती है और पीछे की ओर खिसकने लगती है। आर्यन और अक्षत दोनों उसके करीब जाने लगते हैं और विधि डर के मारे पीछे की ओर खिसक रही थी। विधि को खुद से दूर जाता हुआ देखकर दोनों को ही दिल में काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे।
वही विधि उन्हें देखकर उनसे पूछती है, विधि अंडरस्कोर निक्की का कहाँ पर है? तुम दोनों ने उसके साथ साथ क्या किया है? उद्धरण चिन्ह। विधि डर के मारे हकलाकर बोल रही थी। उसके मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत करके इतना सब कुछ कहा था। और आर्यन विधि के करीब जाकर उसे गले लगा लेता है। वही आर्यन के गले लगते ही विधि और भी ज्यादा डर जाती है। विधि को वो सब याद आ रहा था, जो भी आर्यन ने उसके साथ किया था, कैसे आर्यन ने ब्लैक हेल में आर्यन ने उसे धमकाया था। ये सब याद आते ही विधि डर से कांपने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और विधि आर्यन को खुद से दूर धक्का दे देती है। आर्यन को विधि को उसका खुद से ऐसे दूर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। आखिरकार उसने ही तो विधि को खुद से दूर करने को वजह दी थी। और आर्यन विधि के दूर हो जाता है। आर्यन के दूर होते ही अक्षत विधि के पास जाता है और विधि की आंखों से निकल रहे उसके आंसुओं को पोंछता है। विधि अक्षत को एकटक देख रही थी, फिर उसे भी खुद से दूर कर देती है। वही आर्यन साइड में ड्रॉवर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकलता है और उसे लेकर विधि और अक्षत जो कि बेड पर बैठे हुए थे उनकी ओर बढ़ने लगता है। वही अक्षत बिना कुछ बोले ही विधि के शर्ट के बटन खोलने लगता है। विधि को डर लग रहा था, आखिरकार अब ये दोनों उसके साथ क्या करने वाले थे। वो डरते हुए अक्षत से कहती है, विधि अंडरस्कोर प्लीज ऐसा मत करो। उद्धरण चिन्ह। तब तक अक्षत विधि की शर्ट के सारे बटन खोल चुका था और वही आर्यन बेड पर विधि की दूसरी ओर बैठ जाता है। वो फर्स्ट एड बॉक्स खोलता है और उसमें से एंटीसेप्टिक निकलता है। तब तक अक्षत ने विधि की शर्ट को पूरी तरह उसकी बॉडी से हटा दिया था। आर्यन विधि को उसके कंधे पकड़कर उसे पलट देता है और उसकी पीठ पर जहां पर कट लगा हुआ था वहां पर एंटीसेप्टिक लगाकर उस एरिया को डिसइंफेक्ट करता है। वही एंटीसेप्टिक जैसे ही विधि को स्किन को टच करता है, वैसे ही दर्द से विधि के मुंह से एक आह निकल जाती है। उन दोनों के आज से पहले भी काफ़ी बार विधि के मुंह से आहें सुनी थी, लेकिन आज से पहले उन्हें विधि के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन आज उन्हें फर्क पड़ रहा था। वही विधि को अब भी उनसे डर लग रहा था। विधि का डरना भी जायज़ था, आखिरकार कौन लड़की खुद को इतना दर्द देने वाले से नहीं डरती। आर्यन विधि के हाथों में बैंडेज लगता है। वही अक्षत विधि के सूजे हुए गालों पर ऑइंटमेंट लगा रहा था। विधि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये दोनों पहले इतना दर्द देकर अब मेरी केयर करके क्या जताना चाहते हैं। और तभी एक गार्ड अंदर आता है। गार्ड को देखकर आर्यन और अक्षत दोनों की ही आंखों में गुस्सा उतर जाता है। तो कैसा लगा आज का चैप्टर कमेंट करके जरूर बताना, और आगे क्या होता है एपिसोड 10 आर्यन का विधि को बाहों में भरना। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। विधि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये दोनों पहले इतना दर्द देकर अब मेरी केयर करके क्या जताना चाहते हैं। और तभी एक गार्ड अंदर आता है, उसके हाथों में खाने की प्लेट थी। गार्ड को देखकर आर्यन और अक्षत दोनों की ही आंखों में गुस्सा उतर जाता है, क्योंकि विधि ने अभी काफ़ी कम कपड़े पहने हुए थे। और अक्षत गुस्से में उस गार्ड से कहता है, अक्षत अंडरस्कोर जस्ट गेट लॉस्ट पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। वही वो गार्ड भी अपने बॉस की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। गार्ड के वहां से जाने के बाद आर्यन खाने की प्लेट लेकर बेड के पास आ जाता है। वही विधि बिना कुछ बोले बस अपनी नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। उसे काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द जो रहा था, लेकिन वो किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। आखिरकार उसकी यहाँ पर कौन सुनने वाला था। अक्षत डिश में से खाने का एक निवाला लेकर विधि के आगे बढ़ा देता है, लेकिन विधि डर की वजह से अपना मुंह ही नहीं खोल रही थी। आर्यन विधि के सिर के सहलाते हुए कहता है, आर्यन अंडरस्कोर तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात सुन विधि डरते हुए अपना मुंह खोलती है और अक्षत उसे खिला देता है। रात को करीब 9 बजे विधि सोकर उठ चुकी थी और निकिता उसकी बगल में बैठी हुई थी। वही वो दोनों शैतान काउच पर बैठे हुए थे। विधि निकिता को देखकर पूछती है, विधि अंडरस्कोर निक्की क्या तू ठीक है? तू यहाँ पर क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। निकिता विधि को सवालों को सुनकर पहले उसे रिलैक्स करती है, फिर कहती है, निकिता अंडरस्कोर व्हाट डू यू मीन बाय कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? ऑब्वियसली मैं तो यही रहूंगी ना, आखिरकार ये मेरा घर है। और फिर आर्यन और अक्षत की और इशिका करते हुए कहती है, और ये दोनों मेरे भाई है। उद्धरण चिन्ह। निकिता को बात सुनकर विधि उसका हाथ छोड़ देती है और श्योर होने के लिए निकिता से एक बार पूछती है, विधि अंडरस्कोर निक्की क्या ये दोनों सच में तुम्हारे भाई है? उद्धरण चिन्ह। और निकिता हाँ में अपना सिर हिला देती है। ये सुनकर विधि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी बेस्ट फ्रेंड जिससे वो अपनी बहन की तरह प्यार करती है, उसके ही भाई ने उसका किडनैप किया है। वही निकिता भी अभी सारी बातों से अनजान थी। वो विधि से पूछती है, निकिता अंडरस्कोर ये सब छोड़ ये बता कि तू यहाँ पर न्यूयॉर्क में क्या कर रही है? अगर यहाँ पर घूमने आई थी तो बता देती, दोनों साथ में आते। उद्धरण चिन्ह। निक्की इस वक्त विधि से एकदम खुलकर बात कर रही थी। वही विधि ये जानकर हैरान थी कि उसे किडनैप करके न्यूयॉर्क लाया गया है।
वो निकिता से सिर्फ इतना कहती है, विधि अंडरस्कोर निक्की क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकती हो? उद्धरण चिन्ह। और निक्की विधि की ओर देखकर कहती है, निक्की अंडरस्कोर हम दोनों के बीच तेरा मेरा कब से हो गया? जो मेरा है वो सब तेरा भी तो है। उद्धरण चिन्ह। वही विधि निकिता की बात सुनकर कड़वाहट से मुस्कुरा देती है। फिर फ़ोन को अनलॉक करती है। वही आर्यन और अक्षत सब कुछ देख रहे थे। निकिता जो अपनी चीज़ें किसी के भी साथ शेयर नहीं करती, वो विधि से यह कह रही थी कि जो उसका वो उसका भी तो है। और सबसे बड़ी बात, विधि को निकिता के फ़ोन का लॉक तक पता था। निकिता कभी भी अपना फ़ोन दूसरों को देना तो बहुत दूर की बात है, किसी को छूने भी नहीं देती है। और विधि को इसके फ़ोन का पासवर्ड तक पता था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि दोनों के बीच कितनी गहरी दोस्ती है। वही विधि फ़ोन को हाथ में लेकर सबसे पहले ऋषि का नंबर ढूंढती है। विधि देखती है कि निकिता के ऋषभ के नंबर को ऋषि अंडरस्कोर चमकता दिल करके सेव किया हुआ है। लेकिन विधि अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती। विधि को अभी तक ये बात निकिता ने नहीं बताई थी कि वह ऋषभ को पसंद करती है। एक्चुअली विधि के बर्थडे की रात निकिता ने ऋषभ को उन लड़कों को मरते हुए देखा था। तब से ही वो ऋषभ को पसंद करने लग गई थी। और वो विधि को कुछ भी बता पाती उससे पहले अक्षत और आर्यन ने उसका किडनैप कर लिया था। महज 2 या 3 रिंग में ही ऋषि कॉल पिकअप कर लेता है। और दूसरी ओर से ऋषभ की आवाज़ आती है, ऋषभ अंडरस्कोर क्या तुम्हें विधि के बारे में कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। विधि ऋषभ की बात सुनकर अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है, विधि अंडरस्कोर भाई मैं अभी न्यूयॉर्क में हूँ, आप यहाँ आ जाए मुझे लेने। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ को ये बात काफ़ी अजीब लगती है। आखिर विधि न्यूयॉर्क गई कब? उसे इस बारे में क्यों नहीं पता? विधि तो कभी भी ऐसा नहीं करती। ऋषभ भी सिर्फ ओके कहता है। वो कॉल कट करने ही वाला था कि तभी उसे दूसरी ओर से वापस से विधि की आवाज़ आती है, विधि अंडरस्कोर मेरे रूम में साइड ड्रॉवर में मेरा पासपोर्ट होगा, वो भी लेते आना। उद्धरण चिन्ह। इतना बोला कर ही विधि कॉल कट कर देती है। वही ऋषभ के दिमाग में अभी ये चल रहा था कि आखिर बिना पासपोर्ट के विधि वहां पर पहुंची कैसे। विधि कॉल कट करने के बाद निकिता को उसका फ़ोन वापस कर देती है और एक भी वर्ड नहीं कहती। वही निकिता को आज विधि का बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा था। विधि एक चुलबुली और बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की थी और आज उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आ रहा था। तो निकिता को लगा कि विधि थक गई होगी, इसीलिए वो विधि को कहती है, निकिता अंडरस्कोर विधु चलो पहले डिनर कर लेते हैं, बाद में तुम आराम करना। उद्धरण चिन्ह। और विधि बिना कुछ बोले ही हाँ में अपना सिर हिला देती है। डाइनिंग टेबल पर विधि, निकिता, अक्षत और आर्यन साथ में बैठे हुए थे। विधि का पूरा ध्यान अपनी खाने की प्लेट में था। उसे उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्या पता कब ये दोनों हैंडसम बंदे खूंखार शैतान बन जाए। वही अब निकिता का शक यकीन में बदल गया था। जरूर कुछ तो हुआ है, क्योंकि बिना बोले तो विधि को खाना ही हजम नहीं होता था। वो जब भी खाना खाती तो उसकी बक बक चालू ही रहती। निकिता काफ़ी बार तंग आकर उसे बोलने से मना करती, लेकिन विधि बिना बोले नहीं खाती थी। डिनर के बाद विधि बिना एक शब्द भी बोले अपने लड़खड़ाते हर कदमों से रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद निकिता कहती है, निकिता अंडरस्कोर इसे आखिर हुआ क्या है? बिना बोले तो इसे खाना भी हजम नहीं होता और आज इसने खाते वक्त एक भी शब्द नहीं बोला। उद्धरण चिन्ह। वही आर्यन और अक्षत सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वही विधि रूम के अंदर जाती है और जाकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। खिड़की से बाहर अंधेरा देखते हुए विधि सब कुछ सोच रही थी, जो पीछे कुछ दिनों में उसके साथ हुआ था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और आर्यन अंदर आता है। आर्यन को दिल ही दिल में विधि को ऐसे देखकर काफ़ी बुरा लगता है और वो उसके पास चला जाता है। वही विधि अपनी ही धुन में खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे आर्यन के रूम के अंदर आने तक का नहीं पता चला था। वो बस ऐसे ही खड़े हुए खिड़की से बाहर अंधेरा देख रही थी। विधि को अंधेरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद के फ्यूचर को देख रही थी। उसे नहीं लगा कि वो कभी भी वापस पहले वाली विधि बन पाएगी। विधि एक प्रिंसेस की तरह बड़ी हुई थी। अगर उसे ज़रा भी चोट लगती तो ऋषभ ऐसे रिएक्ट करता था कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हो। ऐसे प्रिंसेस की तरह बड़ी हुई लड़की आखिर इतना मेंटल टॉर्चर आखिर कैसे सहन कर पाती? विधि ने काफ़ी बार कहानियों में पढ़ा था, लोग सबको ऐसे मारते पीटते हैं, लेकिन उसे ये सब सिर्फ एक कहानी ही लगती थी। ऐसा कुछ रियल जिंदगी में नहीं होता है। लेकिन अब उसे वो सब कुछ सच लग रहा था। आंसू विधि की आंखों से निकलकर उसके गालों पर बह रहे थे। वही आर्यन विधि को ऐसे गुमसुम सी खिड़की के बाहर देखते हुए देख रहा था। आर्यन विधि को देखकर उसके करीब जाता है और पीछे से उसे खुद की बाहों में भर लेता है। आप सबकी डिमांड पर बड़ा चैप्टर डाला है, तो इस पर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स करना। एपिसोड 11 क्या ये शैतान अब मुझे किस करने वाला है? हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। विधि ने काफ़ी बार कहानियों में पढ़ा था, लोग सबको ऐसे मारते पीटते हैं, लेकिन उसे ये सब सिर्फ एक कहानी ही लगती थी। ऐसा कुछ रियल जिंदगी में नहीं होता है।
लेकिन अब उसे वो सब कुछ सच लग रहा था। आंसू विधि की आंखों से निकलकर उसके गालों पर बह रहे थे। वही आर्यन विधि को ऐसे गुमसुम सी खिड़की के बाहर देखते हुए देख रहा था। आर्यन विधि को देखकर उसके करीब जाता है और पीछे से उसे खुद की बाहों में भर लेता है। वही विधि जैसे ही फील करती है कि किसी ने उसे पकड़ लिया है, वो घबरा सी जाती है, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ने लगती है। विधि जैसे ही आर्यन को देखती है तो डर जाती है। डर के मारे उसके कदम पीछे की ओर जाने लगते हैं। वही आर्यन को विधि को ऐसे खुद से डरता हुआ पाकर उसके दिल में दर्द सा हो उठाता है। वो विधि को पकड़कर खुद के करीब करता है और उससे कहता है, आर्यन आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। वही विधि जैसे ही सुनती है कि इस शैतान ने अभी क्या कहा, तो विधि को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। विधि अपने मन में क्या ये बेरहम इंसान कभी किसी के माफी भी मांग सकता है। उद्धरण चिन्ह। वही आर्यन भी जैसे विधि की कही हुई बातों को समझ रहा था। वो विधि के करीब जाकर उसके कान में कहता है, आर्यन नहीं, ये बेरहम इंसान सिर्फ उसी से माफी मांगता है जिससे वो प्यार करता है। उद्धरण चिन्ह। वही विधि को तो जैसे आर्यन की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था और विधि तंज कसते हुए आर्यन से कहती है, विधि अच्छा, तो ये बेरहम इंसान अपने प्यार को ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसने मुझे किया। उद्धरण चिन्ह। विधि की इस बात का आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो खुद को विधि के और भी ज्यादा करीब ले जाता है। इस वक्त दोनों के बीच में से हवा का जा पाना भी मुश्किल था। आर्यन का सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और वही विधि का सिर ऊपर की ओर उठा हुआ था। दोनों के चेहरे एक दूसरे के एकदम करीब थे। आर्यन की नज़र इस वक्त विधि के जूसी पिंक लिप्स पर थी। आर्यन इन होठों के रस को बहुत बुरी तरह पीना चाहता था। विधि को खुद के इतने करीब पाकर आर्यन पागल सा हो गया था। अब चाहे कुछ भी हो, वो बस इस लड़की को पाना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, आर्यन धीरे धीरे विधि के होठों की ओर बढ़ने लगा था। वही विधि जैसे ही देखती है कि आर्यन उसके होठों को देखते हुए उसके करीब आ रहा है, वैसे ही वो डर जाती है और अपने मन में कहती है, विधि खुद से ही क्या ये शैतान अब मुझे किस करने वाला है। उद्धरण चिन्ह। वो इस इंसान को देखना तक नहीं चाहती थी और ये इंसान उसे अब चूमने वाला था। ये ख्याल आते ही विधि को गुस्सा आ रहा था। आर्यन बस विधि के उन जूसी पिंक लिप्स को चूमने ही वाला था कि तभी रूम का डोर ओपन होता है, जिससे आर्यन की नज़र दरवाजे की ओर चली जाती है। आर्यन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर वो इंसान अभी अंदर नहीं आया होता तो वो विधि की किस कर रहा होता, लेकिन किसी को भी आर्यन की खुशियां तो जैसे बर्दाश्त ही नहीं है। आर्यन गुस्से में जो अभी अंदर आया उस पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि दरवाजे पर जो इंसान खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि अक्षत था। और आर्यन अक्षत को देखकर वापस से विधि के करीब चला जाता है और अक्षत आर्यन से कहता है, अक्षत बैंडेज चेंज करने का टाइम हो गया है। अगर बैंडेज चेंज नहीं को तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। वही आर्यन भी अभी विधि को छोड़ा नहीं चाहता था, लेकिन विधि की हेल्थ उसके लिए सबसे पहले आती थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी विधि को छोड़ देता है। वही विधि उनकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, विधि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। विधि की बात सुनकर आर्यन और अक्षत दोनों को गुस्सा आता है। उन्हें किसी के भी मुंह से ना सुनने की आदत नहीं थी और ये लड़की उन्हें मुंह पर ना बोल रही है। इस विधि के अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई थी जो वो उन्हें मुंह पर मना कर रही थी। वो दोनों भाई अपनी जलती हुई आंखों से विधि की ओर देखते हैं। अक्षत और आर्यन की नज़रों की तपीश महसूस करते ही विधि भी सहमसी जाती है। वही अक्षत और आर्यन कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। फिर आर्यन साइड में पड़े इंटरकॉम से कॉल करता है और कहता है, आर्यन इंटरकॉम पर स्पॉन्ज बाथ का सारा सामान रूम में लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात सुनकर एक गार्ड तुरंत के सारी चीज़ें लेकर रूम अंदर प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें स्पॉन्ज बाथ का सारा सामान रखा हुआ था। ट्रे रखने के बाद वो गार्ड तुरंत वहां से बाहर चला जाता है। वही विधि उन दोनों शैतानों की बात को नकारते हुए कहती है, विधि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कई शॉवल ले लूंगी। उद्धरण चिन्ह। विधि ने दूसरी बार उन शैतानों को माना करने की हिम्मत की थी, जिससे आर्यन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो गुस्से में अपने दांत भींचते हुए विधि से कहता है, आर्यन अगर इस हालत में शॉवल लोगी तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। और विधि एक डिजस्टिंग स्माइल के साथ तंज कसते हुए कहती है, विधि आई डोंट केयर, अब मुझे इस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये दर्द मुझे जो कुछ भी तुमने अपनी बहन के साथ मिलकर लिया है उसकी याद दिलाता है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन को कब से विधि की ना नुकुर सुनकर गुस्सा आ गया था और विधि का ऐसा तंज सुनकर उसका गुस्सा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। लेकिन अक्षत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और उसे शांत करते हुए कहता है, अक्षत क्लैम डाउन एरियन, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, उसे खुद पर हावी मत होने दो। उद्धरण चिन्ह। वही आर्यन भी समझ जाता है कि विधि उन्हें खुद को अपनी मर्जी से नहीं छूने देगी।
आर्यन और अक्षत दोनों ने ही बचपन से जो चाहा है वो पाया है। अगर किस्मत ने उन्हें वो नहीं दिया जो वो चाहते हैं तो दोनों अपनी किस्मत से लड़कर जबरदस्ती से पाया है। आर्यन विधि के करीब जाकर उसके मुंह को अपनी दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर अपना जबड़ा कसते हुए कहता है, आर्यन अंडरस्को, जब सारी चीज़ें ज़बरदस्ती से पाने की आदत हो तो खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है बेबी गर्ल। उद्धरण चिन्ह। आर्यन को गुस्से में देखकर अक्षत उसके पास जाता है और विधि को उससे अलग करता है। अगर आर्यन ने गुस्से में विधि के साथ उल्टा सीधा कर दिया तो बेचारी वापस से डर जाएगी। स्टोरी प्रमोशन। ये कहानी है आश्वी और आद्वय की। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में भी इश्क एक खुशनुमा एहसास है तो आप गलत है। यहाँ इश्क एक अनजाना सा खेल है जहाँ उस मासूमियत से आशिकी ही आशिक का ख्वाब है। तब क्या होगा जब आशिक की आशिकी ही महबूबा को तबाह कर दे। हद से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, इश्क भी नहीं। तो कैसा ये तबाह कर देने वाला इश्क जानने के लिए पढ़ते रहिए बेहद बिहार्ड ऑथर फ्रोजन ओनली ऑन पॉकेट FM। तो आपको क्या लगता है विधि इन सब चीज़ों को भूल कर उन्हें प्यार कर पाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे क्या होता है ये एपिसोड 12 स्पॉन्ज बाथ। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। आर्यन को गुस्से में देखकर अक्षत उसके पास जाता है और विधि को उससे अलग करता है। अगर आर्यन ने गुस्से में विधि के साथ उल्टा सीधा कर दिया तो बेचारी वापस से डर जाएगी। आर्यन को गुस्से में देखकर अक्षत उसके पास जाता है और विधि को उससे अलग करता है। अगर आर्यन ने गुस्से में विधि के साथ उल्टा सीधा कर दिया तो बेचारी वापस से डर जाएगी। और हुआ भी ठीक वैसा ही। विधि डर से एक कोन में बैठ गई। फिर अक्षत उसके पास जाता है और उससे कहता है, अक्षत अंडरस्को, बेबी बाहर आ जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उद्धरण चिन्ह। विधि तो अक्षत से भी डरती थी, डरे भी क्यों ना, आखिर अक्षत ने भी उसे काम टॉर्चर नहीं किया था। लेकिन अक्षत विधि के सिर को प्यार से सहलाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है। फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है। तब तक आर्यन बाथरूम में जाकर गर्म पानी का बाउल भर लाया था क्योंकि गार्ड ठंडा पानी लाया था। फिर आर्यन धीरे से विधि के शर्ट को अनबटन करने लगता है। कुछ देर बाद विधि का शर्ट उसकी बॉडी पर से पूरी तरह से हट गया था। आर्यन जब विधि की शर्ट को रिमूव कर रहा था तब अक्षत विधि की स्कर्ट को भी निकाल देता है। ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स में विधि काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। दोनों का ही मन विधि को देखकर फिसल रहा था। लेकिन फिर जैसे ही उनका ध्यान विधि की कमर पर जख्म पर जाता है तो दोनों के ही दिल में एक टीस उठती है। फिर आर्यन स्पॉन्ज को पानी में भिगोकर विधि के पैर साफ करने लगता है। अक्षत विधि की ऊपर बॉडी साफ करने लगता है। विधि को इस वक्त हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी। आती भी क्यों ना एक साथ दो, इतने हॉट बंदों द्वारा छू ना जाना कोई छोटी बात थोड़ी ना थी। विधि का पूरा चेहरा लाल हो गया था। अब ये शर्म से लाल हुआ था या फिर गुस्से से, ये कह पाना मुश्किल है। ऊपर से विधि दोनों के इतनी नफरत करती है। विधि कैसे भी करके खुद को शांत करती है। सिर्फ कुछ ही घंटों की तो बात थी, फिर वो इन दरिंदों से दूर वापस अपनी ज़िंदगी में चली जाएगी। हालांकि वो ये सब कुछ कभी भी भूल नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी उसे एक शांति तो मिलेगी कि कोई भी उसे अब इस तरह से टॉर्चर नहीं करेगा जैसे आर्यन और अक्षत ने उसे टॉर्चर किया था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे दर्द होता है और उसका ध्यान वापस से उन हैंडाइम शेतनों पर जाता है। उन्होंने विधि को स्पॉन्ज बाथ दे दिया था और उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। अल्कोहल की कुछ बूंदें जैसे ही विधि को छूती है तो दर्द से उसके मुंह से आहें निकल जाती है और दोनों के शैतान की नज़र एक साथ उस पर पड़ती है और विधि अपने होठों की अपने दांतों से भींच लेती है। मरहम पट्टी करने के बाद अक्षत विधि को उनका ही एक वाइट शर्ट पहना देता है। विधि के पास यहाँ पर उसके कपड़े नहीं थे। अक्षत और आर्यन का वेट, बॉडी, हाइट सब कुछ सेम ही था, सो दोनों अपने कपड़े एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। उन दोनों के बीच क्या तेरा क्या मेरा वाला रिलेशन था। अक्षत और आर्यन विधि को अकेले नहीं रहने देना चाहते थे, इसीलिए आर्यन उसे गोद में उठाता है और उसे वहां से अपने रूम की ओर ले जाता है। अक्षत और आर्यन का रूम काफ़ी बड़ा था। वो उस मैंशन का सबसे बड़ा रूम था। रूम के बीचों बीच एक बड़ा सा किंग साइज बेड था। आर्यन जाकर विधि को बेड के बीचों बीच लेटा देता है। फिर दोनों भाई अपनी अपनी शर्ट रिमूव करते हैं। दोनों को बिना शर्ट पहने ही सोने की आदत थी। वही विधि उन दोनों अपनी अपनी शर्ट निकलता देखकर डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही विधि की इस हरकत पर दोनों शैतान मुस्कुरा देते हैं और विधि की एक एक साइड लेट जाते हैं। आर्यन विधि की राइट साइड लेता हुआ था और अक्षत विधि की लेफ्ट साइड। वही मुंबई में ऋषभ अपनी कार लेकर एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। ड्राइवर कार चला रहा था और ऋषभ कार में बैक सीट पर बैठा हुआ अपने आईपैड में उसकी एब्सेंस में होने वाले कामों की लिस्ट बना रहा था। आज मौसम काफ़ी खबर था और बिन मौसम की बारिश होना मुंबई में आम बात थी और आज भी वैसे ही मूसलाधार बारिश ही रही थी और ऋषभ की कार पानी की बूंदों को चीरते हुए एक सुनसान से रास्ते पर दौड़ रही थी कि तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक ट्रक आ जाता है और काफ़ी जोर से ऋषभ की कार को टक्कर मारता है। ट्रक ने कार को काफ़ी जोर से टक्कर मारी थी
इसीलिए कार रोल होते हुए करीबन 100 मीटर की दूरी पर जाकर रुकती है। कार बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। वही वो ट्रक का ड्राइवर जैसे ही देखता है कि उसने एक महंगी कार को ठोक दिया है, तो वो तुरंत वहां से अपने ट्रक में बैठकर भाग जाता है। एक्सीडेंट में ऋषभ को काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों की किस्मत काफ़ी अच्छी होती है। वैसे ऋषभ की किस्मत भी काफ़ी अच्छी थी। एक कार वहां पर से गुजर रही थी। कार में बैठी शख्स जैसे ही ये देखते हैं कि कार का एक्सीडेंट हुआ है, तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। कुछ देर में एम्बुलेंस भी वहां पर आ जाती है और ऋषभ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल भी ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो लोग करीबन 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और ऋषभ को इमिडिएटली सारी ट्रीटमेंट मिल रही थी। ऋषभ तो विधि को लेने न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन उस बेचारे का ही एक्सीडेंट हो गया। क्या होगा जब विधि को इस बारे में पता चलेगा? उसका भाई जो उसकी दुनिया है, उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। क्या विधि इंडिया जाएगी या फिर न्यूयॉर्क ही रहेगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, एक बात और, देखिए मेरे पास हर रोज़ इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि दिन के 3 या फिर 4 चैप्टर अपलोड कर पाऊँ। सो प्लीज़ ज़्यादा चैप्टर मांगने की रिक्वेस्ट ना करें। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जिस चैप्टर को पढ़ने में आपको 5 या 10 मिनट लगते हैं, उस चैप्टर को लिखने में ऑथर को 1 या 2 घंटे लगते हैं। सो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें। धन्यवाद। एपिसोड 13 अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। जिस इंसान ने ऋषभ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, उसके पास अभी ऋषभ का फ़ोन था। वह फ़ोन ऑन करता है और कॉल लिस्ट चेक करता है। लास्ट कॉल निक्की नाम की किसी लड़की का आया हुआ था, तो वह इंसान निक्की को ही कॉल कर देता है। वहीं न्यूयॉर्क में निक्की आराम से अपने बेड पर सो रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। निक्की अपनी एक आंख खोलकर देखती है कि इस वक्त कौन कॉल कर रहा है। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम पर जाती है, तो वह तुरंत उठकर बेड से उठ जाती है। फ़ोन की स्क्रीन पर इस वक्त ऋषि अंडरस्कोर चमकता दिल का नाम फ्लैश हो रहा था। ऋषभ का नाम देख निक्की तुरंत ही और कॉल पिकअप करती है, तो दूसरी ओर से किसी अनजान की आवाज़ आती है। अनजान इंसान अंडरस्कोर हेलो उद्धरण चिन्ह। किसी अनजान की आवाज़ सुनकर निक्की वापस से अपने फ़ोन स्क्रीन को देखती है कि कहीं किसी और का तो कॉल नहीं, लेकिन स्क्रीन पर अभी भी ऋषि अंडरस्कोर चमकता दिल का नाम ही फ्लैश हो रहा था। ये देखकर निक्की फ़ोन को वापस से अपने कान पर लगाकर कहती है, निक्की अंडरस्कोर, ये फ़ोन तो ऋषभ का है, तो आप कौन बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह अनजान इंसान अंडरस्कोर मिस, एक्चुअली मिस्टर ऋषभ का एक कार एक्सीडेंट हो गया है, तो आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल जाए। उद्धरण चिन्ह ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनते ही निक्की के हाथ तो मानो फ्रीज ही हो जाते हैं और वह फिर थोड़ी देर रुक कर कहती है, निक्की अंडरस्कोर, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। हड़बड़ाहट में निकिता ये भी भूल गई कि वो भी इंडिया में नहीं न्यूयॉर्क में है। वो आगे ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे अक्षत को कॉल लगाती है। वही अक्षत जो अपने रूम में आराम से सो रहा था, वह जैसे सुनता है कि उसका फ़ोन भी कर रहा है, तो वह उठकर बैठ जाता है और पावर ऑन का बटन प्रेस करता है, जिससे फ़ोन में रिंगटोन की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। फिर एक नज़र विधि और आर्यन को देता है। फ़ोन रिंग करने की आवाज़ आर्यन की नींद खुल गई थी, लेकिन वह जैसे ही देखता है कि अक्षत ने कॉल पिकअप कर लिया है, तो वह वापस से अपनी साइड में सो रही प्रिंसेस को देखकर उसकी कमर पर हाथ रखकर सो जाता है। वही अक्षत एक नज़र विधि को देखकर वहां से सीधे बालकनी में चला जाता है और कॉल पिकअप करता है। दूसरी ओर से निकिता की घबराई हुई आवाज़ आती है, निकिता अंडरस्कोर है हेलो भाई, एक्चुअली ऋषभ का कार एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं अभी इंडिया जाना चाहती हूँ, आप मेरे लिए जेट रेडी करवाए। उद्धरण चिन्ह निकिता एक ही सांस में बोल जाती है और अक्षत कहता है, अक्षत अंडरस्कोर ओके। अक्षत आगे कुछ भी कहता उससे पहले वापस से निकिता की आवाज़ आती है, निकिता अंडरस्कोर भाई, आप इस बारे में विधि को कुछ भी मत बताना, मैंने आज उसे देखा था, वैसे भी वह काफ़ी परेशान थी और अगर उसे ऋषि के बारे में पता चला तो वो ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह और निकिता की बात सुनकर अक्षत कहता है, अक्षत अंडरस्कोर ओके, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, तुम रेडी हो जाओ, जेट बस तैयार हो ही रहा है। उद्धरण चिन्ह इतना बोलकर अक्षत कॉल कट कर देता है और निकिता जाकर पहले अपने कपड़े चेंज करती है और अक्षत किसी को कॉल करके कहता है, अक्षत ऑन कॉल अंडरस्कोर, जल्दी से जेट रेडी करवाओ। उद्धरण चिन्ह इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और वापस से रूम में चला जाता है। रूम में जाकर देखता है कि विधि अभी भी घोड़े हाथी गधे कुत्ते सब कुछ बेचकर सो रही थी और आर्यन उसे साइड से गले लगाया हुए सो रहा था। ये देख अक्षत भी उसके पास जाता है और विधि के गालों पर एक बेबी किस देता है और विधि को कमर पर हाथ रख वो भी उसे साइड हक करके सो जाता है। वही निक्की अपने कपड़े चेंज करके अपना फ़ोन लेती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो जेट में बैठ गई थी और अपने आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी।
जितनी शांत वो अभी बाहर से दिख रही थी, उसके अंदर उतना ही तूफान चल रहा था। अगर उसके ऋषि को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी, कैसे जिंदगी बिताएगी उसके बिना? वो यही सब सोच रही थी। रात के करीबन 3 बजे आर्यन विधि की ओर अपनी करवट लेता है और अनजाने में ही उसका हाथ विधि के कमर के पीछे चला जाता है। आर्यन का हाथ विधि की कमर पर लगते ही विधि की पूरी बॉडी में दर्द की एक लहर दौड़ जाती है और दर्द से उसकी आंखें खुल जाती है। विधि दर्द से चीख भी नहीं रही थी। क्या पता अगर इन हैंडसम शैतानों ने उसे उनकी नींद खराब करने की सजा दे दी तो। एपिसोड 14 दो लड़कों के साथ शादी करना इज इक्वल टू बदनामी का सामना करना। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। विधि अपने हाथ से अपना मुंह कवर कर लेती है ताकि उसके मुंह से चीख ना निकले और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। विधि काफ़ी ज़्यादा गहरी सांसें ले रही थी जिससे शोर हो रहा था। ये शोर सुनते ही अक्षत और आर्यन की नींद खुल जाती है। अक्षत उठकर साइड साइड में स्विच ऑन करके लाइट्स ऑन करता है और आर्यन भी उठता है। आर्यन को अपने हाथ में कुछ गीला गीला फील हो रहा था। आर्यन जैसे ही अपनी हाथ को देखता है तो उसका हाथ पूरा खून से सना हुआ था और विधि ने जो वाइट शर्ट पहनी थी वो उसके खून में रंगी हुई थी। विधि के मुंह से दर्द से एक चीख निकल जाती है। आर्यन तुरंत विधि को गले लगा लेता है और विधि आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही अक्षत बेड से उठता है और एक ड्रॉवर में से पेन किलर का इंजेक्शन निकलता है। वो लोग विधि को पेन किलर की टैबलेट भी दे सकते हैं, लेकिन टैबलेट काफ़ी टाइम बाद काम करती है और इंजेक्शन से इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। कोष्टक वही विधि जैसे ही देखती है कि अक्षत अपने हाथों में इंजेक्शन लिए उसकी ओर बढ़ रहा है, वैसे ही वो बेड के दूसरी तरफ खिसकने लगती है और पीछे बैठे आर्यन से टकरा जाती है। तब तक अक्षत भी बेड तक पहुंच गया था। अक्षत और आर्यन समझ गए थे कि विधि को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसीलिए दोनों अपनी आंखें मिलाते हैं और समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। वही विधि को अक्षत को देखकर आर्यन की बाहों में और भी ज़्यादा सिमट रही थी। अक्षत इंजेक्शन को वही साइड टेबल पर रख देता है और फिर विधि के पास बैठ जाता है। वही आर्यन विधि की दोनों बाहें पकड़कर उसे खुद को और करता है और विधि की बाजुओं को सहलाते हुए विधि से कहता है, आर्यन अंडरस्को रिलैक्स बेबी, कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरी आंखों में देखो। उद्धरण चिन्ह। और विधि भी अपना सिर हाँ में हिलाने लगती है। आर्यन और विधि अभी एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। विधि आर्यन के सारे फेशियल फीचर्स को निहारने लगती है। आर्यन तो था कि हद से ज़्यादा हैंडसम, ऊपर अभी शर्टलेस था। विधि की दोनों हाथ आर्यन के सीने पर थे और विधि आर्यन की हॉट बीट तक महसूस कर पा रही थी। वही आर्यन भी विधि की खूबसूरती में खोसा गया था। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हर एक पल बीतने के साथ उनका चेहरा और भी ज़्यादा करीब आ रहा था। वही अक्षत विधि को आर्यन में खोया हुआ देखकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगता है। विधि इस वक्त आर्यन में इतना खोई हुई थी कि उसे इस बारे में पता ही नहीं चलता। अक्षत विधि की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल देता है और उसकी शर्ट उसके कंधे से नीचे खिसका देता है और विधि के गले पर इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन को थोड़ा सा खाली करता है ताकि एयर बबल्स निकल जाए। अगर इंजेक्शन में एयर बबल्स रह जाए और वो बॉडी में चले जाए तो एयर एम्बोलिज्म और हार्ट अटैक आता है। फिर हल्के से विधि की गर्दन पर इंजेक्शन लगा देता है। विधि को जब अपने गले में कुछ चुभन सी होती है तो वो देखती है कि अक्षत ने उसे इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे विधि डर जाती है और हकलाते हुए पूछती है, विधि अंडरस्को ये तुमने मुझे कौन सा इंजेक्शन दिया है? उद्धरण चिन्ह। विधि घबराने लगती है क्योंकि उसे आर्यन और अक्षत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। क्या पता कि इन्होंने उसे कौन सा इंजेक्शन लगा हो। विधि को डरता हुआ देखकर आर्यन उसे कहता है, आर्यन अंडरस्को रिलैक्स बेबी गर्ल। आर्यन के कितना बोलते ही विधि उसकी तरफ मुड़ जाती है। वो सिर्फ एक पेन किलर का इंजेक्शन है। उद्धरण चिन्ह। और विधि अपनी भारी हो रही सांसों को कंट्रोल करते हुए आर्यन को देख रही थी। वही अक्षत की नज़र जैसे ही विधि के कंधे पर जाती है तो वो विधि को देखने लगता है। विधि की गर्दन और कॉलरबोन को देखकर अक्षत की बॉडी में अजीब से केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। ऑथर इनोसेंट है, आप लोग इस केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ जाओ। आई नो कि आप सब समझ रहे हो। पूर्णिमा के चांद का चेहरा, पूर्णिमा के चांद का चेहरा, पूर्णिमा के चांद का चेहरा। अक्षत का फेस अपने आप ही उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगता है। शर्ट के बटन खुले होने की वजह से आर्यन विधि की फ्रंट बॉडी को देखने लगता है। विधि अभी बैठी हुई थी जिससे उसके बेली बटन तक का पार्ट विजिबल हो रहा था और आर्यन विधि को देखकर अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। विधि आर्यन को खुद को ऐसे घूरता पाकर जल्दी से अपनी शर्ट को बटन अप करती है और आर्यन को अपनी घिन भरी नज़रों से देख रही थी। विधि हमेशा से ही ऐसे लड़कों से नफरत थी जो उसके जिस्म को प्यार करे। विधि को कोई ऐसा चाहिए था जो उसकी रूह से प्यार करे, लेकिन आर्यन को लस्टफुल नज़रों को देखकर विधि अपनी आंखें नीचे झुका लेती है और आर्यन विधि के फेशियल एक्सप्रेशन देखकर वही रुक जाता है और विधि के करीब जाकर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है,
आर्यन अंडरस्कोर गुड नाइट, सो जाओ अब, उद्धरण चिन्ह। और अक्षत भी आर्यन की बात सुनकर रुक जाता है। फिर विधि को बेड पर लेटाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और रूम से बाहर चला जाता है। वही आर्यन को बाहर जाता देखकर अक्षत भी उसके पीछे चला जाता है। आर्यन और अक्षत दोनों बालकनी में खड़े थे। आर्यन को देख अक्षत उससे पूछता है, अक्षत अंडरस्कोर क्या सोच रहा है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन अक्षत को एक नज़र देखता है, फिर बाहर के व्यू को देखते हुए कहता है, आर्यन अंडरस्कोर विधि के बारे में। जब आज मैं उसके करीब जा रहा था तो उसे घिन हो रही थी। अक्षत वो हमसे नफरत करती है, ये बात मेरे दिल को चुभ रही है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात सुनकर अक्षत भी आर्यन की तरह रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाकर बाहर की ओर देखते हुए कहता है, अक्षत अंडरस्कोर उसे खुद से नफरत करने की वजह भी तो हमने ही दी है। हमने जो किया वो सही नहीं था। कोई भी लड़की कभी भी ऐसे इंसान से प्यार नहीं करेगी जिसने उसे इतना दर्द दिया हो। उद्धरण चिन्ह। आर्यन अंडरस्कोर क्या लगता है वो मानेगी? उद्धरण चिन्ह। अक्षत अंडरस्कोर पता नहीं, एक तो हमने उसे इतना टॉर्चर किया है, ऊपर से 2 लड़कों के साथ शादी करना इज इक्वल टू बदनामी का सामना करना। उद्धरण चिन्ह। दोनों भाई काफी सुलझे हुए थे, लेकिन इस लड़की विधि ने दोनों को उलझा दिया था। वही विधि रूम में आराम से बेड पार लेती हुई थी और जो कुछ भी पिछले दोनों में उसके साथ हुआ वो सब सोच रही थी। उसे इतना तो पता चल गया था कि दोनों शैतान उससे प्यार करते हैं, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं थी। फिर अपने फेस पर एक एविल स्माइल लाती है, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, और अपने मन में ही कहती है, विधि अपने मन में अंडरस्कोर तुम दोनों ने जो कुछ भी किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू बोथ हैव टू पे फॉर दिस योर ब्लडी बास्टर्ड्स। उद्धरण चिन्ह। अपने मन में इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सो जाती है। अब तक वो काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन अब वो डरना नहीं चाहती थी। ये इस दुनिया का नियम है, आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही ज़्यादा डराएंगे और आपका यूज़ करेंगे। एपिसोड 15 जेलस एरियन। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। वही वो दोनों भाई को कुछ देर बाद रूम में वापस आते हैं। तब तक विधि सो चुकी थी। दोनों भाई आकर विधि के पास सो जाते हैं। दोनों ने ही इस वक्त विधि की ओर करवट ली हुई थी और अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को देख रहे थे। सुबह के करीबन 5 बजे आर्यन और अक्षत उठाते हैं, फिर अपने कपड़े चेंज करके जिम में चले जाते हैं। वही आर्यन और अक्षत के उठने से विधि की भी आंख खुल गई थी, लेकिन वो वापस से सो जाती है। जब आर्यन और अक्षत वापस रूम में आते हैं तो देखते हैं कि विधि अभी भी सो रही थी। उसने ब्लैंकेट उठाकर साइड में फेंक दिया था और बिना कुछ भी ओढ़े ही सो रही थी। सोने की वजह से विधि की शर्ट काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई थी और उसे देखकर आर्यन और अक्षत का गला सूख रहा था। जब आर्यन और अक्षत वापस रूम में आते हैं तो देखते हैं कि विधि अभी भी सो रही थी। उसने ब्लैंकेट उठाकर साइड में फेंक दिया था और बिना कुछ भी ओढ़े ही सो रही थी। सोने की वजह से विधि की शर्ट काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई थी और उसे देखकर आर्यन और अक्षत का गला सूख रहा था। अक्षत और आर्यन जल्दी से वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो वहां पर 2 मिनट भी ज़्यादा रुकते तो पक्का खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ देर बाद अक्षत और आर्यन वापस से रूम में आते हैं। दोनों ने शॉवर ले लिया था और बिजनेस सूट पहना हुआ था। अक्षत विधि के पास जाकर उसे जगाता है। विधि भी आलस मरोड़कर उठती है और दोनों को देखती है। विधि को अभी भी दोनों से डर लग रहा था, लेकिन वो ये बात शो नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए वो शांत रहती है। अक्षत उसे उठाकर उसकी शर्ट निकाल देता है और फिर आर्यन के साथ मिलकर दोनों उसे स्पॉन्ज बाथ देते हैं। विधि सिर्फ दोनों के फेस को ही देख रही थी और कुछ सोच रही थी। आर्यन विधि को अपनी ब्लैक शर्ट पहनता है और फिर तीनों साथ में नाश्ता करते हैं। विधि अक्षत और आर्यन को और देखकर पूछती है, विधि अंडरस्कोर निक्की कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। जिसे सुनकर आर्यन अक्षत को देखने लगता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि निक्की कहाँ पर है। और अक्षत अपनी प्लेट को देखते हुआ कहता है, अक्षत अंडरस्कोर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, मे भी शॉपिंग करने चली गई होगी। उद्धरण चिन्ह। वही आर्यन समझ जाता है कि अक्षत झूठ बोल रहा है, लेकिन वो विधि के सामने उसे कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझता। ब्रेकफास्ट के बाद विधि वापस से आर्यन और अक्षत के कमरे में चली जाती है। वही आर्यन भी अपना लैपटॉप लेकर रूम में चला जाता है, क्योंकि ऋषभ जल्द ही वहां आकर विधि को ले जाएगा, इसीलिए आर्यन उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था। आर्यन चाहता था कि कुछ हो जाए और विधि उसके पास ही रहे, लेकिन ये अब शायद मुमकिन नहीं था, क्योंकि विधि के दिल में उन दोनों के लिए सिर्फ एक ही फीलिंग थी, और वो थी नफरत, हद से भी ज़्यादा नफरत। विधि रूम में वापस आ जाती है। उसे काफ़ी बोरियत महसूस हो रही थी। उसके पास ना तो उसका फ़ोन था और ना ही कुछ ऐसा था जिससे वो एंटरटेन हो सके, और आर्यन भी ये समझ जाता है और किसी को मैसेज करता है। कुछ देर बाद रूम का डोर नॉक होता है और आर्यन कहता है, आर्यन अंडरस्कोर कम इन। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की आवाज़ सुनकर बाहर खड़ा राघव अंदर आता है। उसके हाथ में अभी एक मेक बुक थी
और वो उस मैकबुक को आर्यन को देकर वापस चला जाता है। आर्यन विधि की ओर देखकर उसे खुद के पास आने का इशारा करता है। विधि को आर्यन के पास जाने में डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है। आर्यन उसे काउच पर अपनी बगल में बैठाकर उसे वो मैकबुक दे देता है और विधि बिना कोई भी एक्सप्रेशन से उसे देखती है, फिर मैकबुक ओपन करती है। विधि सबसे पहले जाकर क्रोम पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करती है। विधि यूज़रनेम डालकर पासवर्ड डालती है, लेकिन लैपटॉप को स्क्रीन को थोड़ा साइड कर लेती है ताकि आर्यन पासवर्ड ना देख सके। आर्यन को विधि को इस हरकत पर हंसी आ जाती है और वो कहता है, आर्यन बेबी आई एम हैकर, सो मुझे तुम्हारा अकाउंट देखने के लिए किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की विधि उसे अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देखती है, फिर वो मैसेजेस चेक करने लगती है। वही विधि को एक्टिव देखकर उसका एक दोस्त उसे वीडियो कॉल करता है और विधि भी कॉल उठा लेती है। वो कॉल युवराज का था। ये वही लड़का है जिसके साथ विधि अपनी बर्थडे पार्टी में डांस कर रही थी। और वो लड़का विधि को देखकर कहता है, युवराज व्हाट्सएप बेब। उद्धरण चिन्ह। वही विधि युवराज की बात सुनकर कहती है, विधि नथिंग, तू बता क्या कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। विधि युवराज के साथ नॉर्मली बात करने लगती है, लेकिन कोई था जिसे उस लड़के का विधि को बेब कहना जरा भी राज नहीं आ रहा था, और वो और कोई नहीं हमारा आर्यन था। विधि का भी अभी युवराज के साथ बात करने का मूड नहीं था, तो वो काम का बहाना निकाल कर कॉल कट कर देती है, फिर अपना अकाउंट लॉग आउट करके मूवी देखने लगती है। वही आर्यन ने राघव को कहकर युवराज की सारी डिटेल्स निकलने का ऑर्डर दे दिया था। विधि का ध्यान मूवी में था, लेकिन आर्यन अपने हल्के गुस्से वाले चेहरे से उसे ही देख रहा था। दोपहर के 12 बजे निक्की जिस जेट में आई थी वो एक खुली जगह में लैंड होता है। उसके लिए कार पहले से ही रेडी थी, इसलिए निक्की जल्दी से उसमें बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। महज कुछ ही वक्त बाद उसकी कार हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। कार से उतरकर निक्की तुरंत हॉस्पिटल के अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से ऋषभ माहेश्वरी के बारे में पूछती है, तो वो रिसेप्शनिस्ट उसे ऑपरेशन थिएटर तक जाने के लिए डायरेक्शन बता देती है। ओटी के बाहर इस वक्त एक लड़का खड़ा हुआ था जिसकी हाइट करीबन 5'4" होगी। उसने एक फुल स्लीव का ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और साथ में एक डेनिम जीन्स पहन रखी थी और साथ में डेनिम जैकेट। एपिसोड 16 रोमांटिक सीन। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। ओटी के बाहर इस वक्त एक लड़का खड़ा हुआ था जिसकी हाइट करीबन 5'4" होगी। उसने एक फुल स्लीव का ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और साथ में एक डेनिम जीन्स पहन रखी थी और साथ में डेनिम जैकेट। निक्की उस लड़के की ओर अपने कदम बढ़ा लेती है और उस लड़के के पास जाकर कहती है, निकिता हेलो आई एम निकी। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का एक नज़र निकिता को देखता है, फिर अपने चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल के साथ कहता है। वह लड़का हे स्वीटी माई नेम इज़ आरुनी। उद्धरण चिन्ह। निक्की भी उसे एक स्माइल दे देती है, फिर अपने चेहरे पर परेशानी के भाव ले आरुनी उसे देखकर पूछती है, निकिता ऋषभ अब कैसा है। उद्धरण चिन्ह। निकिता की बात सुन वो लड़का अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से ओटी की ओर इशारा करके कहता है, आरुनी वो अभी भी अंदर है, और फिर निकिता को दिलासा देते हुए कहता है, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। उद्धरण चिन्ह। निकिता आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आते हैं और उनकी तरफ देखकर कहते हैं, डॉक्टर आप में से पेशेंट की फैमिली से कौन है। उद्धरण चिन्ह। तो निक्की एक कदम आगे बढ़ाकर कहती है, निकिता जी मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर निकिता की ओर देखकर कहते हैं, डॉक्टर क्या आप मेरे साथ आ सकती है। उद्धरण चिन्ह। निकिता उनकी ओर देखा में अपना सिर हिला देती है। ये देखकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वही निक्की आरुनी की ओर देखकर कहती है, निकिता आरुनी तुम यहाँ पर रहो, मैं बस कुछ देर में आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरुनी निकिता की बात सुन में अपना सिर हिला देता है और साथ में एक प्यारी सी स्माइल दे देता है। वही निक्की डॉक्टर के पीछे पीछे चली जाती है। निक्की के जाने के बाद ऋषभ को भी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो वार्ड एक वीआईपी रूम था, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। देखने में वो रूम किसी 5 स्टार होटल के डिलक्स रूम की तरह लग रहा था। वही डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और निकिता उनके सामने एक चेयर पर। डॉक्टर निक्की की ओर देखकर उससे कहते हैं, डॉक्टर देखिए मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं कहने वाला। एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट के ब्रेन में काफ़ी सीरियस चोट लगी है, तो इस वजह से शायद उनकी मेमोरी भी लॉस्ट हो सकती है। मैं अभी भी श्योर नहीं हूं कि उनकी मेमोरी लॉस्ट होगी या नहीं, और अगर मेमोरी लॉस्ट हुई तो कितनी हुई ये भी नहीं बता सकता। इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप उन्हें कुछ टाइम के लिए यूएसए ले जाए। वहाँ पर पॉल्यूशन भी कम है, तो पेशेंट को एक अच्छा वातावरण भी मिलेगा, और ऊपर से अमेरिका की मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ से ज़्यादा एडवांस है। मैं आपको ये नहीं कह रहा ही भारत में उन्हें वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी।
उन्हें यहाँ भी फैसिलिटीज़ मिलेगी पर अमेरिका में यहाँ से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर निकिता सोचते हुए कहती है, निकिता अंडरस्को, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं और मैं ऋषभ को अमेरिका ले जाने को भी तैयार हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि हम पेशेंट को कितने टाइम बाद यहाँ से ले जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर निक्की की बात सुनकर कहता है, डॉक्टर अंडरस्को, अभी 24 आवर्स के लिए उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, आप उसके बाद उन्हें यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। निकिता के चेहरे पर इस वक्त परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी, इसीलिए डॉक्टर निकिता को कंसर्न करते हुए कहते हैं, डॉक्टर अंडरस्को, डोंट वरी, ऑपरेशन सक्सेसफुली कर दिया है और उन्हें अब नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया है। मैं आपको यूएसए जाने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर को बात सुनकर निकिता कहती है, निकिता अंडरस्को, थैंक यू डॉक्टर। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वार्ड में ऋषभ अपनी आंखें बंद किए बेड पर लेटा हुआ था और आरुनी उसकी साइड में एक चेयर पर बैठा हुआ था। निकिता आरुनी के पास जाकर कहती है, निकिता अंडरस्को, थैंक यू आरुनी मेरे ऋषभ को टाइम से हॉस्पिटल लाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। निकिता की बात सुन आरुनी अपने फेस पर एक स्वीट सी स्माइल लाकर कहता है, आरुनी अंडरस्को, इट्स ओके, इसमें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। निक्की आरुनी की ओर देखकर कहती है, निकिता अंडरस्को, अब मैं आ गई हूं, तुम चाहो तो अब घर जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। निक्की की बात सुनकर आरुनी कहता है, आरुनी अंडरस्को, एक्चुअली मेरी न्यूयॉर्क की फ्लाइट मिस हो गई और अभी तक मैंने टिकट भी बुक नहीं करवाई सो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आरुनी अपने मुंह का पाउट बना लेता है और निकिता आरुनी की बात सुनकर कहती है, निकिता अंडरस्को, एक्चुअली मैं भी कल ऋषभ को लेकर न्यूयॉर्क जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जेट में चल सकते हो। उद्धरण चिन्ह। निक्की की बात सुनकर आरुनी उसे गले लगाते हुए कहता है, आरुनी अंडरस्को, ओह रियली, थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो निक्की को हग कर लेता है और निक्की भी एक स्माइल पास कर देती है और फिर सामने रखे काउच पर बैठ जाती है। इतने लंबे सफ़र के बाद निक्की अब बिल्कुल थक गई थी, इसीलिए वो जाकर काउच पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही आरुनी वापस से चेयर पर बैठ जाता है और अपना फ़ोन ऑन करके टाइम पास करने लगता है। वही दूसरी ओर न्यूयॉर्क में विधि अभी भी आर्यन की बगल में बैठकर मूवी देख रही थी और आर्यन अपने लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद जब लैपटॉप में से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है तो आर्यन स्क्रीन पर देखता है, मूवी में रोमांटिक सीन चल रहा था। हीरोइन बेड पर लेटी हुई थी और हीरो उसके ऊपर लेटा हुआ था। दोनों की बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी और दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशन के साथ किस कर रहे थे और लैपटॉप में से जो अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी वो उनके किस करने की ही आवाज़ थी, जिससे आर्यन का ध्यान वहां पर गया था। लैपटॉप में से जो अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी वो उनके किस करने की ही आवाज़ थी, जिससे आर्यन का ध्यान वहां पर गया था। आर्यन लैपटॉप को कुछ देर देखता है, फिर उसकी नज़र विधि के ऊपर जाती है, जो अपनी आंखें लैपटॉप में गड़ाए जो हो रहा था उसे देख रही थी। जब विधि को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपीश महसूस होती है तो वो अपनी नज़रें उठाकर आर्यन की ओर देखती है, जो उसे ही देख रहा था। आर्यन की नज़रें अब विधि के होठों पर थी। एपिसोड 17, निकिता ऋषभ की वाइफ। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। जब विधि को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपीश महसूस होती है तो वो अपनी नज़रें उठाकर आर्यन की ओर देखती है, जो उसे ही देख रहा था। आर्यन की नज़रें अब विधि के होठों पर थी और उसे देखते हुए उसकी सांसें तेज हो रही थी। जब विधि देखती है कि आर्यन उसके होठों को कैसे देख रहा है तो उसे ये बात अच्छी लगती है, क्योंकि जो वो चाहती थी वही हो रहा था, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसके दिमाग में चल रही बातें बिल्कुल भी पता नहीं चल रही थी और वो अपनी नज़रें झुका लेती है, जिसे देखकर आर्यन को लगता है कि वो भी उसे किस करना चाहती है और वो अपने हाथों में विधि का चेहरा थाम लेता है। अब विधि की सांसें भी तेज होने लगी थी और आर्यन विधि के रसीले गुलाबी होठों के रस को पीने के लिए अपना चेहरा उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा रहा था। वही विधि जैसे ही फील करती है कि आर्यन अपना फेस उसकी ओर बढ़ा रहा है, वैसे ही उसकी सांसें तेज हो जाती है। वही दूसरी ओर इंडिया में निक्की ने एक छोटा सा नैप ले लिया था और वो जब उठती है तो देखती है कि आरुनी ऋषभ के पास बैठकर अपना फ़ोन चला रहा है। तो वो आरुनी की ओर देखकर कहती है, निकिता अंडरस्को, आरुनी मैं कॉफ़ी लेने कैंटीन जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? उद्धरण चिन्ह। तो आरुनी निक्की की ओर देखकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, आरुनी अंडरस्को, ये तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी ले आना। उद्धरण चिन्ह। और निक्की उसे देखकर स्माइल कर देती और कहती है, निकिता अंडरस्को, श्योर। उद्धरण चिन्ह। और आरुनी वही प्यारी सी स्माइल के साथ उसे थैंक यू कहता है और निक्की वहां से हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में चली जाती है। निक्की के जाने के कुछ ही पल बाद ऋषभ को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो कुछ पल अपने आंखें झपकाकर आसपास देखता है।
तभी उसकी नज़र अपनी साइड में बैठे हुए एक स्वीट फ्लावर बॉय आरुनी के ऊपर जाती है और वो आरुनी को देखकर कहता है, ऋषभ अंडरस्को तुम कौन हो और मैं अभी कहाँ पर हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ को देखकर आरुनी उससे कहता है, आरुनी अंडरस्को तुम्हें होश आ गया। एक्चुअली तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था। डोंट वरी तुम्हारी वाइफ भी यहीं पर है, वो बस कॉफ़ी लेने गई है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ कुछ बोल पाता उससे पहले ही निक्की वापस से रूम में आ जाती है। ऋषभ को जगा हुआ देखकर निक्की जल्दी उसके पास जाती है और अपने हाथ में पकड़े हुए कॉफ़ी ग्लास को साइड में रखकर ऋषभ को गले लगा लेती है। इस वक्त निक्की की आंखें हल्की से नम हो चली थी और वो अपनी नम आंखों से ऋषभ को देखते हुए कहती है, निकिता अंडरस्को थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। उद्धरण चिन्ह। और ऋषभ उसे खुद से दूर करके कहता है, ऋषभ अंडरस्को आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ के मुंह से ये सुनकर निक्की को याद आता है कि डॉक्टर ने उससे कहा था कि शायद ऋषभ की याददाश्त भी जा सकती है। निक्की कुछ भी कह पाती उससे पहले ही आरुनी कहता है, आरुनी अंडरस्को अरे यही है तुम्हारी वाइफ। उद्धरण चिन्ह। और ऋषभ निक्की को अपनी वाइफ सुनकर देखने लगता है और तभी डॉक्टर भी वहां पर आ जाते हैं और वो ऋषभ को चेक करते हैं। वही ऋषभ को कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि उसे सिर दर्द हो रहा था और डॉक्टर उसे एक नींद का इंजेक्शन देते हैं और कुछ ही पलों के ऋषभ की आंखें बंद हो जाती है और वो सो जाता है। डॉक्टर निक्की की ओर देखकर कहते हैं, डॉक्टर अंडरस्को एक्सीडेंट की वजह से इनकी मेमोरी लॉस हो गई है, आपको अब इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, मेक श्योर कि ये ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर निकिता परेशान सी उन्हें देखने लगती है। आरुनी भी उसके बगल में खड़ा सब कुछ देख और सुन रहा था। वही डॉक्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, डॉक्टर अंडरस्को मेक श्योर कि उनके सामने ज़्यादा झूठ ना बोले, इनसे उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। निक्की हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर आरुनी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेता है और नीचे केमिस्ट के पास जाकर मेडिसिन लेकर आ जाता है। आरुनी के जाने के बाद निक्की वापस से ऋषभ के पास आ जाती है और ऋषभ की ओर देखकर कहती है, निकिता अंडरस्को ऋषभ हम कल अमेरिका जा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है कि आपको वेदर चेंज करने की ज़रूरत है और अगर आगे कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो आपको वहां पर अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। वही ऋषभ तो बस निक्की को ही देखे जा रहा था। ये जो कुछ भी हुआ शायद कहीं ना कहीं सही ही हुआ था। आखिरकार अब निक्की को ऋषभ के करीब आने का मौका मिल जाएगा। वही दूसरी और न्यूयॉर्क सिंघानिया मैंशन में अब विधि की सांसें भी तेज होने लगी थी और आर्यन विधि के रसीले गुलाबी होठों के रस को पीने के लिए अपना चेहरा उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा रहा था। वही विधि जैसे ही फील करती है कि आर्यन अपना फेस उसकी ओर बढ़ा रहा है, वैसे ही उसकी सांसें और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। लैपटॉप में चल रहे रोमांटिक सीन ने आर्यन के अंदर के शैतान को भी जगा दिया था। आर्यन के होठ विधि के होठों से टच होने ही वाले थे कि तभी एक बुलेट चलने की आवाज़ आती है और विधि आर्यन की दोनों चेस्ट पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर धक्का देती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और तभी आर्यन को भी होश आता है कि वो क्या करने वाला था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एपिसोड 18 विधि को ऋषभ की हालत के बारे में पता चलना और उसका बेहोश होना। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। आर्यन के करीब आने की कोशिश आज तक ना जाने कितनी ही लड़कियों ने की थी, लेकिन आर्यन ने कभी भी उनके सामने अपना कंट्रोल नहीं खोया था। लेकिन ये लड़की हमेशा से ही उसे खुद पर से कंट्रोल खोने के लिए मजबूर करती है और आर्यन वहां से खड़ा होकर जल्दी से बाहर चला जाता है क्योंकि अगर वो वहां पर और ज़्यादा टाइम रहता तो वो पक्का अपना कंट्रोल खोकर आज उसे हमेशा के लिए अपना बना लेता। इसीलिए वो वहां से निकलकर सीधा बालकनी में चला जाता है और रेलिंग पर अपने हाथ टिकाकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वही विधि भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। फिर वापस से एक बुलेट चलने की आवाज़ आती है जिससे वो लैपटॉप में देखने लगती है। विधि अभी भी तेज सांसें ले रही थी कि तभी अक्षत अंदर आता है और विधि को ऐसे देखने लगता है और आर्यन भी अंदर आता है और अक्षत उसे काउच पर बैठने को कहता है। आर्यन और विधि वापस से एक और बार एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे और अक्षत सामने बैठकर विधि के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहता है, अक्षत अंडरस्को विधि अभी मैं कुछ कहने वाला हूँ, उसे सुनकर तुम शोक मत होना और खुद पर कंट्रोल रखना। उद्धरण चिन्ह। अक्षत के मुंह से ऐसी बातें सुन विधि असमंजस में उसे देखने लगती है और आर्यन भी अक्षत की ओर ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, आर्यन के हाव भाव अंडरस्को क्या बक रहा है भाई तू। उद्धरण चिन्ह। अक्षत आर्यन को एक नज़र देखकर वापस से विधि के ऊपर फोकस करते हुए कहता है, अक्षत अंडरस्को ऋषभ जब एयरपोर्ट के लिए जा रहा था तब उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उद्धरण चिन्ह। वही अक्षत की बात सुनकर विधि की आंखों से आंसू की एक धार बहने लगती है। अक्षत खड़ा होकर विधि के पास उसकी दूसरी ओर बैठ जाता है
और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस वक्त विधि पर क्या बीत रही होगी। विधि ने जब से होश संभाला था, तब से उसका भाई ऋषभ ही उसकी पूरी दुनिया था। विधि के पास माँ बाप नहीं थे, लेकिन ऋषभ ने कभी भी विधि को अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वही अक्षत अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहता है, अक्षत अंडरस्को, चिंता की कोई बात नहीं है, अभी निक्की उसके पास ही है, उसका ऑपरेशन हो गया है। लेकिन अक्षत अपनी बात को बीच में ही रोक देता है, जिससे विधि उससे थोड़ी दूर होकर उसे देखने लगती है। और आर्यन भी अक्षत की ओर देखकर कहता है, आर्यन अंडरस्को, ओह कम ऑन ब्रो, सस्पेंस मत बढ़ाओ और बोलो कि लेकिन क्या, उद्धरण चिन्ह। और अक्षत विधि की आंखों में देखते हुए कहता है, अक्षत अंडरस्को, लेकिन सिर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। निक्की ऋषभ को लेकर कल ही न्यूयॉर्क आ रही है। उद्धरण चिन्ह। विधि के मुंह से अभी तक एक शब्द भी नहीं निकला था। इस दुनिया में उसका अपना एक उसका भाई ही तो था, और अब वो भी। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। विधि जोर जोर से रोने लगी थी। आंसू तो जैसे उसकी आंखों से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विधि को रोता हुआ देखकर आर्यन और अक्षत दोनों विधि को कसकर गले लगा लेते हैं। विधि को रोता हुआ देखकर दोनों भाइयों के दिल में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। आखिरकार कोई भी इंसान अपने प्यार को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। कुछ देर में विधि रोते हुए ही बेहोश हो जाती है। आर्यन उसे अच्छे से बेड पर लेटा देता है। वही दूसरी ओर इंडिया में निकिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अचानक से उसका क्रश उसका पति बन गया था। निकिता और आरुनी साथ में डिनर करते हैं, और फिर वो लोग वहां से वापस से वीआईपी रूम में आते हैं। ऋषभ अभी सो रहा था। वीआईपी रूम होने की वजह से वहां पर एक बेड भी था, ताकि अगर किसी फैमिली मेंबर को रेस्ट करना हो तो वो कर सके। निक्की आरुनी को बेड पर सोने को कहती है, और खुद अपने कदम काउच ही और बढ़ा लेती है। तो आरुनी निक्की को रोकते हुए कहता है, आरुनी अंडरस्को, निक्की तुम चिंता मत करो, मैं काउच पर दो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। तो निकिता माना करते हुए कहती है, निकिता अंडरस्को, नहीं, तुमने ऑलरेडी मुझ पर ऋषभ को हॉस्पिटल लेकर एक एहसान कर दिया है, अब मैं और एहसान नहीं लेना चाहती। उद्धरण चिन्ह। आरुनी अंडरस्को, देखो तुमने ट्रैवलिंग की थी तो थक गई होंगी, तो तुम बेड पर सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। निकिता सच में थक गई थी, इसीलिए वो ज्यादा बहस ना करते हुए बेड पर जाकर सो जाती है। वही दूसरी ओर न्यूयॉर्क में जब विधि की आंख खुलती है तो वो देखती है कि दोनों मॉन्स्टर्स शर्टलेस होकर उसकी दोनों ओर लेटे हुए थे, और दोनों उसके बालों को सहला रहे थे। विधि दोनों को एक नज़र देखकर उठ जाती है और बेड पर ही बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बेड से उठकर काउच के पास जाती है और काउच पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को नोचने लगती है। आर्यन और अक्षत उसे देखकर बेड से उठकर काउच पर चले जाते हैं। दोनों शैतान राजकुमारी की दोनों ओर बैठे हुए थे। विधि आर्यन और अक्षत की ओर देखकर गुस्से में रोते हुए कहती है, विधि ने क्या कहा वो हम अगले चैप्टर में जानेंगे। एपिसोड 19। एक साथ दो लड़कों से प्यार करना वैसे ही काफ़ी मुश्किल है। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। वही दूसरी ओर न्यूयॉर्क में जब विधि की आंख खुलती है तो वो देखती है कि दोनों मॉन्स्टर्स शर्टलेस होकर उसकी दोनों ओर लेटे हुए थे और दोनों उसके बालों को सहला रहे थे। विधि दोनों को एक नज़र देखकर उठ जाती है और बेड पर ही बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बेड से उठकर काउच के पास जाती है और काउच पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को नोचने लगती है। आर्यन और अक्षत उसे देखकर बेड से उठकर काउच पर चले जाते हैं। दोनों शैतान राजकुमारी की दोनों ओर बैठे हुए थे। अक्षत पानी का ग्लास उठाकर विधि के आगे करता है, लेकिन विधि अपना मुंह फेर लेती है। तो आर्यन अक्षत के हाथ से पानी का ग्लास लेकर विधि को खुद अपने हाथों से पानी पिलाने लगता है। इस बार विधि भी ज्यादा नाटक ना करते हुए पानी पी जाती है। तभी एक मेड रूम में आती है और उनका लंच वहां पर रखकर वापस चली जाती है। आर्यन खड़ा होकर खाने की ट्रॉली लेकर आता है। अक्षत और आर्यन खुद खाना खाने के साथ साथ विधि को भी खिला रहे थे। वही विधि अभी मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। विधि गुस्से में अपनी जगह से खड़ी होती है और आर्यन और अक्षत की ओर देखकर गुस्से में रोते हुए कहती है, विधि अंडरस्को, ये सब तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। ना तुम मुझे किडनैप करके यहाँ पर लाते और ना ही ऋषभ मुझे लेने के लिए यहाँ कर आता। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, विधि अंडरस्को, एक मिनट, कहीं तुम दोनों ने तो ऋषभ का एक्सीडेंट नहीं करवाया। उद्धरण चिन्ह। अक्षत और आर्यन दोनों ही जानते थे कि अभी विधि मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, इसीलिए वो दोनों उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हुए आर्यन अपनी जगह से खड़ा होता है और विधि को मनाने के लिए उसके करीब जाने लगता है। लेकिन वो विधि के करीब पहुंच पाता उससे पहले ही विधि फ्रूट बास्केट में से नाइफ चाकू उठती है और उसे अपनी कलाई पर रख लेती है और आर्यन और अक्षत की ओर देखते हुए कहती है, विधि अंडरस्को, देखो मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी। उद्धरण चिन्ह। विधि के इस मूव से आर्यन और अक्षत दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि विधि अभी मेंटली स्टेबल नहीं थी।
और वो सच में खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। विधि को अब तक ये तो पता चल चुका था कि ये दोनों शैतान उससे प्यार करते हैं, लेकिन वो अभी भी कंफर्म नहीं थी। वही आर्यन और अक्षत की जान तो हलक पर अटकी हुई थी। विधि उन दोनों की ओर देखते हुए कहती है, विधि अंडरस्को, मुझे वापस इंडिया जाना है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन धीरे धीरे विधि की ओर अपने कदम बढ़ा देता है और विधि आगे कहती है, विधि अंडरस्को, आई डोंट केयर कि तुम तीनों भाई बहन का आपस में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे और मेरे भाई को इस सबसे दूर रखो। उद्धरण चिन्ह। वही आर्यन अब विधि के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। वो विधि को आंखों में ही देखे जा रहा था, वही विधि भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। और आर्यन एक झटके से विधि के हाथ से वो चाकू छीन लेता है। आर्यन गुस्से में उस चाकू को जमीन पर फेंक देता है और विधि के गालों पर एक तमाचा जड़ देता है। विधि ने उनको सुसाइड करने की धमकी दी थी, उस वजह से आर्यन गुस्से में उबल रहा था। प्यार करता है वो विधि से, वो विधि का उसकी जान दे देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वही विधि अब और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी थी, क्योंकि आर्यन की बॉडी काफी मस्कुलर थी और वो काफी ताकतवर भी था, और गुस्से में होने की वजह से आर्यन को पता ही नहीं चला कि वो एक नाजुक राजकुमारी को मार रहा है। इस वजह से उसने गलती से ज्यादा फोर्स लगाकर विधि को मारा था। वही विधि सुबक रही थी और आंसू तो जैसे उसकी आंखों में से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विधि का गाल पूरा लाल होकर सूज चुका था और अक्षत उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है और उसे चुप कराने लगता है, लेकिन विधि चुप नहीं होती और अक्षत आर्यन को कुछ इशारा करता है। आर्यन साइड में जाकर एक ड्रॉवर खोलता है और उसमें से एक इंजेक्शन निकालकर विधि को लगा देता है। विधि इस वक्त इतने दर्द में थी कि उसे इंजेक्शन का दर्द महसूस ही नहीं होता। कुछ ही पलों बाद विधि वैसे ही अक्षत को बाहों में गिरकर बेहोश हो जाती है। अक्षत उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पर ले जाकर लेटा देता है और अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर रूम से बाहर बालकनी में चला जाता है। आर्यन भी अक्षत के पीछे पीछे बालकनी में आ जाता है। अक्षत ने अपने दोनों हाथ रेलिंग से लगा रखे थे और उसके शर्ट की स्लीव कोहनी तक रोल को हुई थी, जिस वजह से उसके हाथों की नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अक्षत इस वक्त हल्के गुस्से में था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा हॉट लग रहा था। अगर कोई भी लड़की इस वक्त उसे देखती तो पक्का उसे अपना दिल दे बैठती। वही आर्यन बालकनी में आकर आर्यन की बाजू में बिल्कुल वैसे ही खड़ा हो जाता है। अक्षत बिना आर्यन को और देख ही उससे कहता है, अक्षत अंडरस्को, वो ऑलरेडी हमसे बहुत ज्यादा डरती है और तुम उसे और भी ज्यादा डरा रहे हो। आर्यन अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। उद्धरण चिन्ह। आर्यन भी समझ रहा था कि अक्षत बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि एक साथ दो लड़कों से प्यार करना वैसे ही काफी मुश्किल था। हालांकि फॉरेन कंट्री में ये सब काफी नॉर्मल बात है, लेकिन विधि कोई फॉरेनर नहीं है, वो एक इंडियन लड़की है और अभी आज भी उत्तर पूर्व भारत में एक साथ एक से ज्यादा मर्दों से शादी करने की प्रथा चल रही है। ये प्रथा महाभारत काल से चल रही है। वही ऋषभ में कभी भी विधि पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थोपी थी। उसने हमेशा विधि के फैसलों का सम्मान किया था। विधि एक खुले विचारों की लड़की, ओपन माइंडेड गर्ल है, लेकिन फिर भी ये सब आसान तो नहीं है ना। वही दूसरी और इंडिया में हॉस्पिटल में रात का वक्त था। आरुणि काउच पर सोया हुआ था और निकिता बेड पर। वही ऋषभ अभी भी मशीनों से घिरा सो रहा था। तभी उस रूम में बाहर एक परछाई आती है। उसने एक काले रंग का ऊपर से लेकर नीचे तक का कपड़ा पहना हुआ था और उस कपड़े से ज्वाइन एक काले रंग की केप से उसका सिर ढका हुआ था। एपिसोड 20 विधि का आर्यन को सुनाना। हेलो गाइज, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ अक्षत, आर्यन और विधि की कहानी में। वो परछाई बाहर से ही रूम के अंदर झांक रही थी। तभी ऋषभ को कुछ अजीब सा फील होता है। उसे अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपीश महसूस होती है, तो वो तुरंत ही अपनी आंखें खोल देता है और सामने देखता है, लेकिन सामने कोई नहीं था। उस परछाई ने जैसे ही महसूस किया ही ऋषभ की आंखें खुलने वाली है, तो वो वहां से मिस्टर इंडिया हो गई। ऋषभ वहां पर कुछ पल देखता है, लेकिन जब उसे कोई नज़र नहीं आता तो वो अपनी नज़रें फेर लेता है। तभी उसकी नज़रें साइड में सो रही निक्की पर जाती है और वो उसे देखने लगता है। ऋषभ को तो पता हुई नहीं चलता कि वो कब निक्की को देखते हुए ही सो गया। वही दूसरी और न्यूयॉर्क में विधि सोकर उठ चुकी थी। वो बिना कुछ भी बोले बस एक टक सीलिंग छत को देख रही थी। तभी आर्यन रूम में एंटर होता है। विधि को जगा हुआ देखकर वो तुरंत उसके पास जाता है। वही विधि की नज़रें भी अब सीलिंग से हटकर आर्यन पर थी। आर्यन उसके पास आता है और उसे गले लगाकर कहता है, आर्यन अंडरस्को, आई एम सॉरी जान। उद्धरण चिन्ह। और विधि वैसे ही बिना कोई भी एक्सप्रेशन के कहती है, विधि अंडरस्को, क्या तुम्हारे सॉरी कहने से मेरा भाई पहले की तरह हो जाएगा? क्या मैं वो सब कुछ भूल पाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया? उद्धरण चिन्ह। वही आर्यन के पास भी विधि के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। सच ही तो कह रही थी विधि। क्या एक सॉरी उन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी था? नहीं, उन दोनों शैतानों ने विधि को मेंटली काफ़ी टॉर्चर किया था। शरीर पर दिए गए जख्म फिर भी भर सकते हैं,
लेकिन वो सारी चीज़ें विधि के दिमाग से निकाल पाना इतना भी आसान नहीं था। वही अक्षत भी तुम के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, और वो सब कुछ सुन रहा था जो विधि ने कहा था। वो अपने कदम विधि की ओर बढ़ा लेता है, और बेड की दूसरी तरफ बैठकर विधि से कहता है, अक्षत अंडरस्को, हमें पता है जो हमने किया वो सही नहीं था, लेकिन हमें सच नहीं पता था। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर विधि एक सार्केस्टिकली स्माइल करती है और कहती है, विधि अंडरस्को, तुम दोनों अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते हो ना? एक बात बताओ, जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया, क्या वो सही था? उद्धरण चिन्ह। आर्यन या अक्षत कुछ बोल पाते उससे पहले ही विधि कहती है, विधि अंडरस्को, ओ मैं भी किसे पूछ रही हूँ? उन दोनों से जिनके पास दिल के नाम पर सिर्फ एक पत्थर है। उद्धरण चिन्ह। वही आर्यन और अक्षत बिना कुछ भी बोले विधि की बातों को सुन रहे थे। बोलते भी क्या, उनके पास बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं था। वही विधि बिना उनकी ओर देख ही कहती है, विधि अंडरस्को, अब मुझे सिर्फ तुम दोनों से और तुम्हारी बहन से दूर जाना है। उद्धरण चिन्ह। विधि की बात सुनकर अक्षत और आर्यन दोनों को ही गुस्सा आने लगता है, और अक्षत गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहता है, अक्षत अंडरस्को, नो वे, तुम जो चाहे वो करो, लेकिन हम दोनों से दूर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। उद्धरण चिन्ह। विधि सिर्फ एक नज़र अक्षत को देखती है और फिर कहती है, विधि अंडरस्को, मैं कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूं जो तुम मुझे अपने पास रख सकते हो। और विधि माहेश्वरी ऐसे ही किसी की बातें नहीं मानती। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो दोनों के बीच में से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। वही आर्यन और अक्षत गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेते हैं। वो दोनों हमेशा इस लड़की को मासूमियत की वजह से उसे फिजिकली टॉर्चर नहीं करते थे, लेकिन ये लड़की अब उसने हाथ से निकल रही थी। वही विधि वॉशरूम में जाकर अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट पर रखती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। सिर्फ विधि ही जानती थी कि उसने इन दोनों शैतानों के सामने कैसे इतना कुछ बोला था। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अभी भी इन दोनों से डरती है। चाहे वो बाहर से कितना भी कोशिश करे, लेकिन उसे डर ही लगता है। वही दूसरी ओर इंडिया में डॉक्टर ने ऋषभ को चेक कर लिया था। ऋषभ को चेक करने के बाद डॉक्टर निकिता की ओर देखकर कहते हैं, डॉक्टर अंडरस्को, अब इनकी हालत पहले के तुलना में थोड़ी अच्छी है, तो आप इन्हें अमेरिका ले जा सकती है, लेकिन आपको वहां पर भी इनका पूरा ख्याल रखना होगा। इन्हें सिर पर चोट लगी है तो मेक श्योर कि ये ज़्यादा स्ट्रेस ना ले और अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डाले। मेरे एक काफ़ी अच्छे मित्र न्यूयॉर्क में एक काफ़ी फेमस सर्जन है, मैं आपकी बात उनसे करवा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। निकिता डॉक्टर की कही गई एक एक बात को काफ़ी ध्यान से सुन रही थी। वही ऋषभ को नज़र सिर्फ और सिर्फ निकिता के ऊपर ही थी। पहले तो उसे एक बार ये भी लगा था, कहीं निकिता उसका फ़ायदा तो नहीं उठा रही, लेकिन अब उसे खुद की इतनी परवाह करता देख उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वो कितना खुशकिस्मत है जो उसे इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। वही डॉक्टर निकिता को और देखकर आगे कहते हैं, डॉक्टर अंडरस्को, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे रहा हूँ। पेशेंट को टाइम टू टाइम दवाई दे देना और आप रिसेप्शन पर जाकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह। निकिता डॉक्टर की ओर देखकर उन्हें एक आभारी मुस्कान के साथ कहती है, निकिता अंडरस्को, थैंक यू डॉक्टर। वही आरुनी रिसेप्शन पर जाकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। निकिता ने पहले ही गार्ड से कहकर जेट रेडी करने को बोल दिया था। कुछ ही देर में निकिता, आरुनी और ऋषभ तीनों जेट में थे। निकिता ने ऋषभ को पहले ही रूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया था और उसे आराम करने के लिए बोल दिया था, और आरुनी भी दूसरे कमरे में जाकर आराम कर रहा था। वो जेट एक पर्सनल जेट था, इस वजह से उसमें 3 प्राइवेट रूम्स थे और साथ काफ़ी सारी अन्य सुविधाएं भी थी। वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क में विधि फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ गई थी। विधि के बाहर आने से पहले ही दोनों शैतान वहां से जा चुके थे। वही विधि बालकनी में जाकर बाहर का नज़ारा देखने लगती है। सिंघानिया मैंशन शहर के काफ़ी दूर था और ऊपर अक्षत और आर्यन में खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास की सारी जगह खरीद ली थी, क्योंकि दोनों को ही कोई भी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस या शोरगुल नहीं पसंद था। मैंशन एक घने जंगल में बीच में था। विधि के कमरे की बालकनी में से पीछे का गार्डन साफ साफ नजर आ रहा था। वो काफ़ी सुंदर था, उसमें जात जात के पेड़ पौधे लगे हुए थे जिन्हें देखकर ही खुद को एक सुकून मिलता था। विधि गार्डन को और पीछे के घने जंगल को देख रही थी और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। न्यूयॉर्क आने से पहले वो कितनी खुश थी अपनी ज़िंदगी में, कितनी परफेक्ट थी उसकी ज़िंदगी। उसके पास अपने दोस्त थे, प्यार करने वाला एक भाई था, लेकिन जब से अक्षत और आर्यन उसकी ज़िंदगी में आए हैं तब से सब कुछ बदल चुका है। और अब तो ऋषभ का भी एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं वो कैसा होगा। विधि वहां से भाग भी नहीं सकती थी, भाग कर जाती भी कहाँ पर। उसके पास तो उसका पासपोर्ट भी नहीं था कि वो न्यूयॉर्क छोड़ वापस से इंडिया जा सके। इस वक्त विधि की जिंदगी पूरी बिखर गई थी, उसमें कुछ भी परफेक्ट नहीं था।